हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर फॉर सीसेट डिस्कशन। आप में से कुछ को मैं जानता हूँ, संजय, सृष्टि, और बाकी आप लोग पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, यानी नाम पता रहेगा तो इजी रहेगा कोऑर्डिनेट करने में। योर नेम? सृष्टि। आपका भी सृष्टि? आपका? नेहा। अब श्रुति, पूजा, अंकिता। सृष्टि, नेहा, श्रुति, अंकिता, पूजा। ठीक है। अभी मेरे से पहले आयुष सर ने लिया होगा कॉम्प्रिहेंशन। अभी हम लोग मैथ्स और रीजनिंग देखेंगे। टू बी ऑनेस्ट, पहले सीसेट पे बात कर लेते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ अभिजीत झा। आई हैव गिवन बैक टू बैक 2 मेंस, प्रीलिम्स भी दिया था, मतलब बैक टू बैक दोनों प्रीलिम्स क्लियर हुए मेरे। इस बार का सीसेट बहुत टफ था, स्टिल आई वॉज एबल टू क्लियर दैट। अब सबसे पहले बात करते हैं 2023 सीसेट के बारे में। ये अब तक का टफेस्ट सीसेट था। मतलब आज के पहले, इस अटेम्प्ट के पहले तक लोग सीसेट को पढ़ते भी नहीं थे। मतलब एक दिन पहले गए, पढ़ लिया, उसी से क्लियर हो जाता था। बट ये अटेम्प्ट ने मजबूर कर दिया लोगों को आज के बाद कि कम से कम सीसेट का 1 मंथ रिवीजन एटलीस्ट चाहिए। आपका जो भी अटेम्प्ट रहेगा, मान लो आप में से कोई 1 साल बाद देगा, 2 साल बाद देगा, तो मिनिमम 1 मंथ का प्रिपरेशन लगेगा सीसेट के लिए। इतना टफ बना दिया। वो आपको फील भी हो जाएगा। मतलब जब हम 2022 करेंगे, आज पहले हम 2023 करेंगे, तो पहला हम टफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पहले पता चल जाए कि टफ कितना बना सकती है यूपीएससी, और बाद में हम 2022, 21, 2019 ये करेंगे, यानी आपको ये फील हो जाएगा बाद में कितने ईजी आए थे। तो स्टार्ट हम 2023 से करेंगे। सीसेट के बेसिक्स तो सर ने बता ही दिए होंगे, 66 मार्क्स चाहिए होता है, जो टाइम फ्रेम वगैरह वो सब। बट इस बार के बारे में एक फैक्ट है कि यूपीएससी जनरली 1 महीने में रिजल्ट देती थी, बट इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट था वो सिर्फ 12 डेज में आ गया था। इसके पीछे रीज़न ये था कि यूपीएससी के जो एक्स चेयरमैन है अरुण सक्सेना सर, उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किया था कि अराउंड 19 to 20,000 लोगों का सीसेट क्लियर हुआ था। ये रेशियो था। और मेंस, इसमें से मेंस देने के लिए कितने लोग गए? अराउंड 14,626। आप समझ रहे हो सीसेट रिजल्ट इतने जल्दी देने का रीज़न क्या था? पहले आपका सीसेट का पेपर चेक होता है। मान लो आप में से किसी को अगर 66 नहीं मिले, 62 ही मिले, तो उसका पेपर 1 भी चेक नहीं होगा। तो यूपीएससी का टाइम भी बच जाता है और रिजल्ट भी जल्दी आता है। यहाँ मिनिमम आपको लाने होते हैं 67 अराउंड, तो आपका सीसेट क्वालिफाई होता है। देन आपका पेपर 1 चेक होता है। अगर आपका पेपर 1 में कट ऑफ से अबव आ रहा होगा तो आप मेंस के लिए देने जाते हो। अब तक प्री डिसाइडिंग स्टेज था प्रीलिम्स जो होता था, बट इस बार और ज़्यादा डेंजरस हो गया था प्रीलिम्स। क्योंकि पहले तक ऐसा होता था कि मान लो 14 लाख लोग देते थे अब तक, उसमें से क्या होता था 13,500 के अराउंड देते थे प्रीलिम्स। मतलब 14.5 लाख प्रीलिम्स देते थे, 13,500 मेंस देते थे। ये 13,500 में से फिर कुछ लोग, अराउंड 3,000 लोग सिलेक्ट होते थे इंटरव्यू के लिए, और यहाँ से फाइनल 1,000 अराउंड यूपीएससी लेती थी स्टूडेंट्स को। इतना बड़ा एलिमिनेशन गेम था। 99.9% एलिमिनेशन यही हो जाता था प्रीलिम्स से मेंस में। अगर आप एक सेंटर का फैक्ट देखोगे तो किसी सेंटर पे मान लो 1200 से 1500 बच्चे हैं, तो 1 या 2 उसमें से सिलेक्ट होते हैं। कुछ सेंटर पे हो सकता है 10, 12, 15 हो जाए, बट रेयर केस में यही होता है। 1000 बच्चों में से 1 या 2 सेंटर से सिलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स से मेंस देने के लिए। ये इतना ब्रूटल फेज होता है। इसके बाद 13,500 लोग जाके देते हैं मेंस से फिर इंटरव्यू, और इंटरव्यू से फाइनल लिस्ट। प्रीलिम्स का बस एक बात समझ लो कि अगर आप प्रीलिम्स को समझ चुके हो, एक बस स्ट्रैटेजी समझनी होती है, और वो स्ट्रैटेजी भी क्या है? एग्जामिनर के माइंडसेट को। अभी सीसेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा और ये दिखाऊंगा कि यूपीएससी सीसेट लेती क्यों है। हर पेपर लेने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स पेपर के पीछे ऑब्जेक्टिव है, ये पहला पेपर होता है आपका GS1, जिसमें जनरल स्टडीज चेक करती है यूपीएससी कि आपका होल्ड कितना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको। हिस्ट्री भी इसलिए क्योंकि हो सकता है हमारी हिस्ट्री क्या रही है, लॉज कैसे इंडिया में ऑपरेट होते हैं। ज्योग्राफी भी इसलिए बिकॉज आपको पता होना चाहिए डीएम की कहाँ कौन सा मिनरल मिलता है। आपकी पोस्टिंग कहीं भी इंडिया में कहीं भी हो सकती है, मिनरल्स कौन सा मिलता है, इंडिया का टोपोग्राफी कैसा है। आप हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट हेड भी आप ही रहोगे एज एन आईएएस ऑफिसर, तो यहाँ पे कौन कौन से डिजास्टर्स होते हैं इंडिया में, इसके लिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। वैसे आप सोचो कि सीसेट का क्या इंपॉर्टेंस है यार। सीसेट में तो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पूछा जाता है। सीसेट बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कैसा है, आपका मेंटल एप्टीट्यूड कैसा है, आप सोचते कैसे हो इंस्टेंट। इसीलिए ज़्यादा मार्क्स भी नहीं रखे, 66 मार्क्स रखे हैं। और उसके लिए एक शॉर्ट एग्जाम्पल यहाँ से देखेंगे। पहले मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप सोचना और इसका आंसर देना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यूपीएससी एग्जामिनर चेक क्या करना चाहता है। तो क्वेश्चन पहले यहाँ ध्यान दो। मान लो ये एक ब्रिज है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
अब 4 लोग हैं, 1 2 3 4, या बेटर है इसको PQRS कर देते हैं। 4 लोग हैं PQRS, इन चारों को ब्रिज क्रॉस करना है। ठीक है, एक ब्रिज है A to B और चारों को उस ब्रिज के पार क्रॉस करना है। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि 2 लोग जाएंगे एक साथ, एक के हाथ में टॉर्च रहेगा, वो एक को ड्रॉप करेगा और वापस आएगा। पहली कंडीशन। टाइम देख लो, P को लगता है 1 मिनट क्रॉस करने में ब्रिज को, Q को लगता है 2 मिनट क्रॉस करने में, R को लगता है 5 मिनट क्रॉस करने में और S को लगता है 10 मिनट ब्रिज क्रॉस करने में। P को लगता है 1 मिनट यहाँ से यहाँ जाने में, Q को 2 मिनट, R को 5 मिनट और S को 10 मिनट। चारों को ब्रिज के इस पार क्रॉस करना है। एक बार में 2 ही लोग जाएंगे। मान लो P और Q गए, P Q को यहाँ ड्रॉप करेगा और वापस आ जाएगा P टॉर्च लेके, क्योंकि बाकी लोगों को भी लेके आना है। सेकेंड कंडीशन ये है कि जिसका सबसे मैक्सिमम टाइम होगा वही काउंट होगा। क्यों? मानते हैं संजय को 2 मिनट लगता है जाने में और मुझे 1 मिनट लगता है, मैं तो 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बट मुझे चलना तो संजय के साथ है, तो मैक्सिमम टाइम 2 मिनट ही काउंट होगा दोनों का, क्योंकि मैं संजय के स्पीड से ही चलूंगा, मैं कितना भी फास्ट रहूं, बट चलना मुझे संजय के स्पीड से है। तो आप अगर मान लो पहली बार में P और Q को लेके जाओगे तो जिसका मैक्सिमम टाइम होगा वही काउंट करोगे। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है मिनिमम टाइम जब चारों के चारों यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, जाना है वापस आना है, जाना है वापस आना है, कैलकुलेट करके बताओ मिनिमम टाइम कितने में चारों के चारों वहां पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन एक बार लास्ट में रिपीट कर देता हूं। एक ब्रिज है A to B, चारों को उस पार क्रॉस करना है, चारों को आपको टाइम दिया है और 2 कंडीशन है। एक बार में 2 लोग जाएंगे और सेकंड कंडीशन ये है कि टाइम मान लो P और Q जाएंगे तो मैक्सिमम Q का टाइम काउंट होगा इस तरीके से। तो मुझे कैलकुलेट करके बताइए कौन सा मैक्सिमम टाइम होगा जिसके बीच में चारों के चारों वहां, मिनिमम टाइम जिसमें चारों के चारों वहां पहुंच जाएंगे। निकालिए कॉपी पे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी होगा तो बस आप अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन रिपीट करो फिर से। ये 1 2 5 और 10 मिनट। हाँ, यहां से 2 लोग जाएंगे, एक को ड्रॉप करेंगे वापस आएगा, फिर दूसरे को ले जाएगा ड्रॉप करेगा वापस आएगा, फिर तीसरे को ले जाएगा ड्रॉप करेगा वापस आएगा। टोटल टाइम बताओ मिनिमम टाइम कितने में चारों के चारों उस साइड पहुंच जाएंगे। और एक बार में 2 लोग जाएंगे तो टाइम एक का ही काउंट होगा। जैसे मान लो पहली बार में आपने P और Q को भेजा ना उस साइड पे, तो आप मिनट 2 ही करोगे, 3 मिनट काउंट नहीं करोगे। ठीक है, 19 मिनट। वेरी गुड। आपका नाम श्रुति। श्रुति का आंसर है 19 मिनट। और कोई निकालो। 10 मिनट। 10 मिनट कैसे आ रहा है आपका? चारों को कैलकुलेट करना है, चारों को उस साइड भेजना है आपको, सिर्फ एस को ही नहीं। और एक बार में 2 ही लोग जाएंगे, आप एस को भेजोगे तो 2 ही लोग तो पहुंच पाएंगे, बाकी 2 तो उस साइड छूट ही गए। ओके, संजय का 18 आ रहा है। और कोई? बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सोच रहे हो आप लोग। 19 18 आएगा ही आएगा, बट आंसर ये दोनों नहीं है, लेकिन आपके सोचने में गलती नहीं है। सेवन 17। ठीक है, 17 क्यों आएगा बताओ, कैसे आएगा? कौन बताएगा आप में से? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, 17 आ रहा है तो। पहले P और Q गया, वेरी गुड, 2 मिनट काउंट होगा। फिर R और S जाएंगे,
पी और क्यू गए तो किसी को यहाँ वापस भी तो लाओगे। पी और क्यू गए टॉर्च लेके तो एक आदमी वापस भी तो आएगा। मैंने क्या कहा था, पहले 2 लोग जाएंगे, एक आदमी वापस आएगा, फिर एक को ले जाएगा। तो पहले पी और क्यू चले गए उस साइड, फिर वापस किसको लाया आपने? सर वो भी कैलकुलेट करना है ना। हाँ वो भी कैलकुलेट करना है। पी को वापस लेके आया, 1 मिनट काउंट होगा। फिर किसको भेजा आपने? आर और एस को, 10 मिनट काउंट होगा। अच्छा वापस नहीं किया आपने, इसीलिए। करे क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक क्वेश्चन था। आंसर 17 है, बट आप लोग का एक्सप्लेनेशन गलत है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। और 19 में भी कोई फॉल्ट नहीं, आंसर 19 ही आता है। दोनों डिस्कस कर लेंगे 19 कैसे आएगा। आप सबने क्या सोचा होगा पहले मैं बताता हूँ। आप सबने पहले सोचा होगा पी और क्यू को भेज देंगे, 2 मिनट काउंट हो गए होंगे आपके। फिर आपने वहाँ से पी को वापस लाया होगा, 1 मिनट काउंट हुआ होगा आपका, 3 मिनट हो गए। फिर आपने पी और आर को भेजा होगा, 5 मिनट काउंट हुआ होगा। फिर आपने पी को वापस बुलाया होगा, और फिर आपने पी और एस को भेजा होगा 10 मिनट, और फिर हाँ 10 पी और आर को भेजेंगे, फाइनली तीनों पहुंच गए। तो 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 + 10 19। इस तरीके से आपका 19 आया। बट आप ये सोचो, पहले आप पी और क्यू को भेजते, कितना लगता? 2 मिनट। उसके बाद आपने वापस किसको बुलाया? पी को, 1 मिनट लगेगा। नेक्स्ट आप किसको भेजोगे? आर और एस को, 10 मिनट लगेगा। अब इस साइड पे अकेला क्यू बैठा हुआ था, पी और क्यू को भेजा आपने, पी को वापस लाया, क्यू तो इस साइड अकेला था। वापस कौन आएगा टॉर्च लेके? क्यू। और क्यू इस बार वापस पी को ले जाएगा, तो 2। आंसर कितना हो गया? 17। अच्छा मतलब मिनिमम टाइम काउंट। यस यहां आप लोगों ने क्या गलती कर दी, आपने 1 के साथ अकेले सबको भेजा। अगर आप 5 और 10 को एक साथ भेजते तो टाइम 5 और 10 का एक ही बार काउंट होता, एक ही साथ आपने 5 सेकंड एलिमिनेट कर दिए। अब हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हमारा ध्यान बस ये रहता है पी को कम टाइम लग रहा है, पी को ही बार बार भेजो। बट यूपीएससी ने आपको क्या कहा था, कंडीशन की 2 लोगों को भेजोगे तो जिसका मैक्सिमम टाइम है वही लगेगा। द मोमेंट ऑफ 5 और 10 को एक साथ भेजते, मैक्सिमम टाइम किसका था? 10 का, वही काउंट होगा। तो बार बार 5, यहां आपने 5 और 10 2 बार काउंट किया ना, यहां 5 वाला टाइम ही गया। 5 का टाइम जैसे ही गया, एक ही बार 10 काउंट हुआ, आंसर आ जाएगा 17। यही ट्विस्ट था क्वेश्चन में। और यूपीएससी ने ऑप्शन क्या दिए थे? यही जो आप लोगों ने कहा, पहला था 19, दूसरा था 17, तीसरा था 18 और चौथा था 20। ठीक है। सेकंड एक और क्वेश्चन बनाओ। मान लो ये एक साइकिल है, ये आगे वाला चक्का है और ड्राइवर मान लो इस तरफ फेस कर रहा है। ये चक्का ए है और ये चक्का बी है। कौन सा चक्का ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? बताओ मुझे। ऑप्शन है, रुको ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है ए ज़्यादा ट्रैवल करेगा, सेकंड है बी ज़्यादा ट्रैवल करेगा, सी है बोथ सेम जाएंगे, और डी है नन। क्या आंसर होगा? सेम, एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक चक्का बर्डी में होगा तो दूसरा धंतोली में होगा, दोनों चक्के तो एक साथ ही होंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये था, आपका मेंटल एप्टीट्यूड बस यूपीएससी चेक कर रहा है कि आप सोचते कैसे हो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया एग्जामिनर फोकस किस पे करता है। अब क्या होगा, हम ये सोचते हैं अरे चक्का छोटा है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कवर करने के लिए, बट साइकिल के चक्के दोनों इंटैक्ट रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा एक चक्का इस पार है तो सड़क के एक पार दूसरा चक्का होगा। ठीक है, अब आ जाओ कुछ बेसिक चीज पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको स्क्वायर निकालता आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पीवाईक्यू पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, बस स्क्वायर निकालना देख लेते। स्क्वायर निकालना में क्यों देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग को स्क्वायर निकालना बहुत टफ लगे। जैसे आज की डेट में मैं आप लोग को पूछूं 104 का स्क्वायर क्या होगा, तो हो सकता है नहीं बता पाओ, बट अभी जो मैं बताऊंगा इसके बाद 10 सेकंड में किसी का भी स्क्वायर आ जाएगा आपका। इसकी टेक्निक होती है, 104 को ये क्या होता है 100 डिजिट 1, ये होता है 10 डिजिट और ये यूनिट डिजिट, स्कूल में पढ़ा होगा हमने, यूनिट 10 100 प्लेस। अब आपको क्या करना है, आपको इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, एक होगा लेफ्ट पार्ट, एक होगा राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में आपको क्या करना है, 104 100 से कितना ज्यादा है 4, तो लेफ्ट में आप लिखोगे 104 + 4 और राइट में क्या करोगे 4 का स्क्वायर। क्यों 4 किया, 100 से 4 ज्यादा था तो हमने क्या किया 104 में 4 को ऐड किया और 4 का स्क्वायर ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 16, आपका आंसर हो जाएगा 10186। चेक कर लो मोबाइल में। ठीक है, अब 106 का निकाल के बताओ तो इस मेथड से।
एग्जैक्टली करना क्या है, 106 में 100 से कितना ज़्यादा है 6, और 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 112 36, 11236 मोबाइल में निकाल लो। अब आज के बाद में कोई भी नंबर दूंगा ना इंस्टेंटली आ जाएगा। 107 निकालो, ये तो पेन भी मत उठाओ, डायरेक्टली ऐड करो और बताओ 107 का क्या होगा। यस 107 में जैसे आप 7 ऐड करोगे आ जाएगा 114 और 7 का स्क्वायर 49, 11449। निकाल के मोबाइल से निकालो, मोबाइल से निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा रादर देन वर्बली। ठीक है 103 का क्या होगा। 10 रॉन्ग कर दिया आपने, 10609, एक जीरो खा गए आप यहाँ पे, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। हम फास्ट फास्ट क्या करते हैं, एक जीरो खा लेते हैं। ऐसा तो होगा ही नहीं कि 4 डिजिट का हो जाएगा, ये सब 5 डिजिट का था, इसलिए मैंने 103 पूछा। तो यहाँ थोड़ा अलर्टनेस रखना है। एक तो ये वाले केस में, और एक कैरी फॉरवर्ड का केस आएगा। जैसे कैरी फॉरवर्ड का केस किसको कहते हैं, सबको समझ रहे हैं ना कैसे निकालना है। एक कैरी फॉरवर्ड का केस किसको कहते हैं, जैसे मान लो अगर आपको मैं बोलता निकालने के लिए 111 का, 111 को आप लिखोगे 111 प्लस 11, ठीक है, और 11 का स्क्वायर ये हो जाएगा 122, और 11 का स्क्वायर होता है 121। बट इसको डायरेक्टली नहीं लिख देना है, 6 डिजिट का नहीं होगा, इसको आप लिखोगे ऐसा 12200 और इसमें ऐड करोगे 121। कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट डायरेक्टली। ये क्या है 12200 होगा, ये क्या है 12200 ही तो है ये, और ये क्या होगा 121, इसको ऐसा ऐड करोगे 12321 ऐसा होगा ये। इसमें ये जो यहाँ तक क्या था, अब तक 2 डिजिट आ रहा था मेरा। जैसे मैंने अगर 108 निकाला था, मैंने कैरी फॉरवर्ड क्यों किया, यहाँ मैं 8 का स्क्वायर कर रहा था, सॉरी मान लो 108 निकालना, मैं क्या कर रहा था 108 प्लस 8 और 8 का स्क्वायर यही कर रहा था। अब ये क्या होता था 116, और ये तो 2 डिजिट ही आ रहा था मेरा, 9 तक 2 डिजिट ही आएगा, यहाँ 3 डिजिट आने लग गया। तो 3 डिजिट वाले केस में क्या करना है, ये 1 को और ये 2 को ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 12321, क्योंकि ये 1 और ये 2 ऐड हो गए। समझा आपको। तो 114 का निकालो तो, यस 12996। 14 का स्क्वायर होता है 196, और 114 प्लस 14 128 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12996। तो अब आज के बाद आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिक, अब जैसे 14, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा था इसलिए टाइम लगा, क्योंकि हो सकता है आपको 14 का स्क्वायर याद नहीं होगा। तो सी सेट के लिए बेसिक आपको क्या करना है, 0 to 25 आपको याद करने हैं, 0 to 25 का स्क्वायर। 25 के बाद जितने हैं मेरी टेक्निक लगा देना, ठीक है, चारों केस का करा दूंगा। आज के बाद आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी ने स्क्वायर पूछा और इंस्टेंटली नहीं आया, कितना भी बड़ा नंबर हो, 3 डिजिट 2 डिजिट। अब अगर आपको कोई 109 भी पूछ लेना, इंस्टेंटली आना चाहिए। 109 प्लस 9 118, और 9 स्क्वायर 81, 11881। तुरंत मोबाइल में देख लो, 10 सेकंड नहीं लगना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम मोबाइल में लगना चाहिए निकालने से, ठीक है। डायरेक्टली 109 में 9 ऐड कर दो और 9 का स्क्वायर ले लो, ये हो जाएगा 118 और 81, आंसर आ जाएगा 11881, खत्म, ठीक है। बट ये टेक्निक कहाँ लगेगी, 100 to 125 में ये टेक्निक लगती है, ठीक है। 75 to 125 में अलग टेक्निक है। अब हमने 100 and 125 में टेक्निक लगेगा, 75 to 100 में क्या लगता है वो बताता हूँ। अब मान लो आपको निकालना है 96 का, ठीक है, 96 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना कम है ये 4, तो यहाँ क्या करना है अब 96 माइनस 4 और 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9236। कर वही रहे हैं, वहां क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, यहां माइनस कर रहे, जो ओरिजिनल नंबर है उसी में। वहां 104 में 4 ऐड कर रहे थे, यहां 96 में माइनस कर रहे। ओरिजिनल नंबर में 100 से कितना कम है वो माइनस करना है, उसी का स्क्वायर लेना है, आंसर आ जाएगा 9236। हाँ सॉरी 9216, हाँ
मैंने 6 समझा, 9216 आ जाएगा आंसर आपका। अब अगर आपको 94 का निकालना है, 94 का बताओ क्या होगा? 88 हाँ 36 8836। 94 से आप क्या माइनस करोगे? 6, क्योंकि 100 से 6 कम है और 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8836। 92 92 में क्या करो, कितना माइनस करोगे? 84 यस, 92 में द मोमेंट यू माइनस 8 और 8 का स्क्वायर, इट कम्स टू 8464, 8464। वेरीफाई कर लो मोबाइल में आता है कि नहीं, आंसर यही आएगा। ठीक है, सेम कैरी फॉरवर्ड का भी केस कर सकते हो। जैसे अब वहाँ क्या होगा, अगर मान लो मैं इस बार 88 का निकाल रहा हूँ, तो अब कैरी फॉरवर्ड का केस कैसे आएगा? अगेन 88 माइनस 12 और 12 का स्क्वायर, 88 माइनस 12 कितना होगा? 76 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ये 1 को इस 6 में ऐड करना है, आंसर हो जाएगा 7744। क्यों ऐड कर रहे हैं? वापस 3 डिजिट आ गए यहाँ पे। जब 3 डिजिट आने लग जाएगा तो हम कैरी फॉरवर्ड का केस कर देंगे। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड मतलब एक को यहाँ लेके आ जाएंगे, ऐड कर देंगे। पुराने केस में भी कर रहे थे, वहाँ मैंने दिखाया था 111 वाला केस, जहाँ 121 को यहाँ 1 ऐड कर दिया था। सेम यहाँ 88 निकालना है, 100 से कितना कम है? 12, तो 88 माइनस 12 और 12 का स्क्वायर, 88 माइनस 12 कितना होगा? 76 होगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, तो 76144 आएगा। इसको आप कुछ नहीं ऐसा ही लिखोगे, 7600 और 144, ये यही लिखा है। इसको ऐड करोगे हो जाएगा 7744, वही किया है। और ख़ास बात याद रखना, अकेला 88 ही ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर में पहले 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट सेम होते हैं। इट इज़ द ओनली नंबर इन एंटायर 0 to 100। ये भी याद रखो क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट नंबर है ये 88। और कोई नंबर मुझे दिखा दो जिसके स्क्वायर में पहले के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट सेम होते हैं, एक नंबर नहीं मिलेगा 0 to 100 में। हाँ 100 के बियॉन्ड हो सकता है, बट 0 to 100 में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये हमने देख लिया 100 to 125, हमने देख लिया 75 to 125। वैसे ही 2 कैटेगरी और है, एक है 25 to 50 और एक है 50 to 75। इसमें हम लोग क्या करते थे? ऐड करते थे, इसमें सब्ट्रैक्ट करते थे। अब 50 to 75 वाले में क्या होगा? मान लो आपको कोई नंबर दिया मैंने 55, इसमें हमको क्या करना होता है? बेस हमको फिक्स है। अब तक हम क्या करते थे? वो नंबर में ऐड करते थे, यहाँ ऐड जो भी करना है वो एक ही नंबर में करना है, दैट इज 25। 50 से कितना ज़्यादा है ये? 5। 50 से 55 कितना ज़्यादा? 5। तो आप क्या करोगे? 25 प्लस 5 और 5 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे 25 कैसे आया? यही ट्रिक है, 25 आएगा ही, 25 ही लेना है। ये क्या आंसर क्या हो जाएगा? 3025 आंसर आ जाएगा आपका। इसमें हमको क्या करना पड़ता है? बेस लेना पड़ता है 25 और उसमें ऐड करना है 55। जैसे 57 क्या होगा? दैट इज 32 एंड 7 स्क्वायर इज, तो आंसर विल बी 3249। व्हाट विल बी 59? 3481। डायरेक्टली 25 प्लस 9 है, 9 का स्क्वायर 81। कर लो मोबाइल में वेरीफाई। अब ये कैटेगरी भी समझ में आ गया। 50 के प्लस रहेगा तो 25 में ऐड करना है। 25 to 50 का भी ट्रिक वही है। इसमें अगेन मान लो अगर आपको 46 निकालने बोला मैंने, मान लो, तो अगेन बेस किसको रखेंगे? 25। 50 से कितना कम है? 4। 25 माइनस 4 और 4 का स्क्वायर, आंसर विल बी 2116। 25 to 75 में ट्रिक बहुत इजी है। 25 लेना है, अगर 50 प्लस है तो ऐड करना है, 50 बियॉन्ड है तो माइनस करना है। 44 बताओ क्या होगा? 1916 यस, नहीं 1936। 25 माइनस 6 एंड 6 का स्क्वायर, इट विल बी 1936। सब में ट्रिक वही है, बस
रोल अलग अलग कहाँ हो जाते हैं, 100 के बियॉन्ड है तो 100 है, जो भी नंबर रहेगा उसमें हम ऐड करते थे। 100 के बियॉन्ड है अगर नीचे है तो माइनस करेंगे। अगर 25 to 75 है तो पहले 50 to 75 में 25 में ऐड करेंगे। कितना ऐड, 50 से जितना ज़्यादा हो, और नीचे अगर रहा तो कितना कम है उतना माइनस करेंगे। ठीक है, एक लास्ट वाला कर लो बस। आप 47 का बताओ तो मुझे क्या होगा। टू माइनस करोगे सृष्टि, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 2209। आपने गलती से ऐड कर दिया, 50 के नीचे था इसीलिए। ठीक है संजय, तो आज के बाद आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं हमारे मेन एजेंडा पे। ऐसे ही हम हर टॉपिक के ट्रिक सीख लिया करेंगे। थ्रू आउट द PYQ डिस्कशन के बाद आपका मैथ्स पहले जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, डोंट वरी। देखते हैं पहला क्वेश्चन 2023 का। लिखा है क्वेश्चन, दिख रहा है सबको? वेट, क्वेश्चन कह रहा है कि राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड शूज। राज जो है इसके पास 10 पेयर रेड शूज के हैं। ठीक है, पेयर है तो एक जूत कितने हो जाएंगे, 20 जूते। नेक्स्ट 9 पेयर ऑफ वाइट, वाइट के कितने 9 पेयर, तो 9 वाइट कितने हो जाएंगे 18। और थर्ड लिखा है 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज, तो ये कितना हो जाएगा 16। ओके यहां तक। अब आगे पढ़ो। इफ ही रैंडमली पिक्स शूज 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बैग है उसमें 10 पेयर ऑफ रेड शूज, 9 पेयर ऑफ वाइट शूज और 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज भर दिए। अब राज उसमें से रैंडमली कोई भी कभी भी एक जूता उठा रहा है। ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब मान लो एक जूता उठाया और बाहर फेंक दिया, फिर जूता उठाया बाहर फेंक दिया, ऐसा काम कर रहा है राज। उसको पूछा है फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वेयर। राज ने बैग में हाथ डाला, जूता निकाला। आपको ये निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना लगेगा कि रेड पेयर ऑफ शूज बाहर आ जाए। समझा? एक बैग है, बैग के अंदर 10 पेयर ऑफ रेड है, 9 पेयर ऑफ वाइट है और 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज है। आपको उसमें से जूता निकालना है। मान लो राज के जगह आप में से कोई है, आपको उसमें से शूज निकालना है। आपको पूछ रहा है मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने बार आपको ट्राई करना पड़ेगा कि पहली बार रेड शूज आ जाए। समझा क्वेश्चन? अब आप मान लो आप राज हो और आपकी किस्मत बहुत खराब है। पहला आपने हाथ डाला, आगे आपके पास ब्लैक, और अब तक आपने पूरे हाथ डाले, सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक निकल रहा है, तो 16 लग गए, 16 अटेम्प्ट लग गए और रेड आया ही नहीं। ठीक है, मान लो फिर से आपने आजमाया और आपकी किस्मत और खराब है, पूरा खराब दिन है, तो फिर व्हाइट आने लग गए, पूरे व्हाइट के व्हाइट निकल गए। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम नंबर पूछा है। ठीक है, तो पूरे फिर 18 लगेंगे। अब तक एक भी रेड नहीं आया है। अब आपने हाथ डाला, अब तो रेड ही आएगा बाहर। बट अब हो सकता है कि 10 पेयर में से 10 के 10 एक ही पेयर के आए। समझ रहे हो? आपको 10 पेयर दिए हैं और आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज टू टेक टू गेट अ रेड पेयर। एक प्रॉपर पेयर, मतलब दोनों पेयर का एक एक चाहिए आपको। ठीक है, पहले आपने पूरे व्हाइट निकाल लिए, फिर आपने पूरे ब्लैक निकाल लिए, अब रेड बचे हैं। बट आपकी किस्मत महा खराब है, पूरे के पूरे एक पैर के निकले, दूसरे पैर के निकल ही नहीं रहे। तो आप क्या काउंट करोगे, +10। अब फाइनली जो आओगे निकालोगे तो पहला पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो +1 काउंट करो, 16 + 18 34, 34 + 10 44, 44 + 1 45। अब ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में, यूपीएससी ने 36 भी लिखा है और 36 भी आएगा। कैसे? आप सोचोगे पहले पूरे व्हाइट निकाल लिए, फिर रेड निकाल लिए, अब हाथ डालूंगा तो एक इस पैर का आ जाएगा, एक इस पैर का आ जाएगा। बट पॉसिबिलिटी क्या है यार कि दोनों एक ही पैर के आएंगे। समझ रहे हो? मतलब दोनों अलग अलग पैर के आएंगे। इसीलिए पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मान लो आप सोचोगे सर 36 क्यों नहीं होगा। हम लोग एक शर्त लगाते हैं। मान लो मैं यूपीएससी का एग्जामिनर हूं और आप में से कोई राज है। मैं बोलता हूं अगर 36 में आ जाएगा तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा 36 अटेम्प्ट में। बट अगर 45 में, अगर 36 में नहीं आया तो आप 10 लाख रुपए दोगे, तो आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे। बट द मोमेंट बोलूंगा 45 में आएगा, आप बोलोगे हाँ सर पैसा लगा दूंगा, क्योंकि आपको पता है 45 में तो आना ही आना है मैक्सिमम अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसीलिए यूपीएससी पूछ रहा था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट। मैक्सिमम, अगर आपकी किस्मत खराब हो, पूरा दिन ही खराब हो, तो 45 अटेम्प्ट लग जाएंगे पहला रेड पेयर निकलने में। समझा?
ये क्वेश्चन का ट्विस्ट था और इसलिए यूपीएससी ने ऑप्शन 36 डाला था यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यूपीएससी के ऑप्शन भी इसलिए होते हैं कि हम कंफ्यूज रहेगा, हमको लगेगा यही आंसर था। ठीक है, समझा ये क्वेश्चन सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, इसको करते हैं डिलीट। अब ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली छोड़ने के लिए था। अब आपको कैसे समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है कौन सा नहीं? जो क्वेश्चन को 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा ले ले और कुछ समझ में नहीं आए छोड़ देना। इस बार का पेपर बहुत टफ था एंड लिटरली इट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसको ड्रॉप करना था, मतलब जो सॉल्वेबल नहीं था लिटरली। अब बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, इन हाउ मेनी वेज अ बैट्समैन कैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन। एक बैट्समैन है उसको कितने रन बनाने हैं? 25। ऑप्शन क्या क्या है? या तो सिंगल रन बना सकता है, या तो चौके से या छक्के से, या तो अकेले सिंगल सिंगल दौड़ के बना ले, या तो चौके मार के बनाए या छक्के मार के बनाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्क्वेयरिंग शॉट। मैटर नहीं करता पहले 1 रन लिया, पहले चौका मारा, छक्का मारा, अलग अलग सीक्वेंस बनाने। ठीक है, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। बट आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ ये टफ है, उसके पीछे भी रीजन बता दूंगा। मान लो आपके पास ऑप्शन क्या है, एक तो कलर चेंज करने दो, एक तो आप पूरे के पूरे सिंगल बना लो 25 रन, यही ऑप्शन है कि पूरे के पूरे रन सिंगल दौड़ के बना लो। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, चौका और सिंगल लेके बनाओ। आपको हर केस में सिंगल चाहिए, क्यों? 25 रन बनाने हैं। 4 6 24, हर केस में एक सिंगल तो आएगा ही एंड में, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कितने भी चौके मार लो एग्जैक्टली 25 बनाने हैं आपको। एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है 25 के ऊपर। एग्जैक्टली 25 के लिए हर एक केस में एक सिंगल तो लेना ही पड़ेगा, या तो सिंगल पहले ले लो या बाद में ले लो, बट एक सिंगल चाहिए। सेम 6+1 वाला भी एक केस आएगा, 4 छक्के मार दिए और एक सिंगल लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अब पहले देखते हैं सिंगल सिंगल भाग के 25, इसका एक ही अटेम्प्ट बन सकता है, एक ही टाइम बन सकता है कि आपने पूरे के पूरे रन सिंगल ले लिए। अब चौके +1 के साथ भी बना सकते हो, इसके कॉम्बिनेशन अलग अलग बनेंगे। कैसे? आपने 6 चौके मार दिए और 1 रन ले लिया, बन गए 25 रन। 6 4 24 +1। ऐसा भी तो हो सकता है आपने चौके मारे 5 और भागे आप रन 5, ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन ये भी तो हो सकता है, चौके मारे आपने 4 और रन लिया आपने 9, समझ रहे हो? एक एक 4 कम करते जाओ। क्वेश्चन क्यों टफ था पता है? बहुत पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी। एक ये भी तो हो सकता है आपने 3 चौके मारे और 12 रन दौड़े आप, 13 रन। 6 4 24 +1 25, 20 +5 25, 16 +9 25, 12 + 13 25। एक कंडीशन ये भी तो है आपने 2 चौके मारे और 17 रन दौड़े, और एक कंडीशन ये भी तो है आपने चौका ही मारा 1 और आपने 21 रन दौड़े। ठीक है, इसके अलग अलग कंडीशन बन गए। अब सेम 6+1 की भी कंडीशन बना सकते हो आप। पहला केस होगा आपने 4 छक्के मारे और 1 रन दौड़ा आपने। अब ये क्वेश्चन को क्यों स्किप करना था, आप देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है बनाने में। अगर कोई भी क्वेश्चन को इतना टाइम लग रहा है स्किप कर दो, ठीक है? वैसे मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। फिर आपको लगेगा 6 × 3 + 7 रन दौड़ोगे, 3 छक्के मारोगे और 7 रन दौड़ोगे। फिर हो सकता है 2 छक्के मारोगे आप और 13 रन दौड़ोगे, और एक कंडीशन है 1 छक्का मारोगे आप और 19 रन दौड़ोगे। ठीक है, अब ये कितने कंडीशन हो गए? 6, ये हो गया 1 7, और ये कितने हो गए? 4। 6 + 1 7, 7 + 4 11। बट अभी और कंडीशन बनेगा। कैसे? मान लो आपने छक्के और चौके और सिंगल से भी तो रन बना सकते हो, कुछ आपने छक्के मारे, कुछ चौके मारे और सिंगल रन लिए। अब इसकी भी कंडीशन बनाओ। मान लो आपने 1 छक्का मारा, 2 चौके मारे और आपने कुछ रन दौड़े। अब इतना टाइम वेस्ट करने की जगह मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊं, इसका आंसर था 19। ठीक है, जब बनाओगे टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पे हमको बहुत टाइम लगेगा करने में, इसलिए करेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट ये अटेम्प्ट करके मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर इतना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ जाए ना, इंस्टेंटली क्वेश्चन को छोड़ दो। अब आप सोचोगे सर क्वेश्चन छोड़े तो नुकसान नहीं होगा क्या? आपको 66 मार्क्स लाने हैं। इंग्लिश आपको पता है बहुत ईजी होता है। इंग्लिश में मैं मानता हूँ 25 क्वेश्चन आते हैं हर बार। इंग्लिश में मैं मानता हूँ 25 क्वेश्चन आते हैं। अब मान के चलो दिन आपका राज की तरह बहुत खराब था, ठीक है? अब आपके 25 में से 20 क्वेश्चन इंग्लिश में राइट हुए या 15 ही राइट हुए। एक क्वेश्चन होता है 2.5 का, तो आपको यहाँ से 40 मार्क्स तो मिनिमम मिल जाएंगे। आपने इंग्लिश में 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, 15 ही किए, 40 मार्क्स यहाँ से आ गए। अब बचे हुए 55 क्वेश्चन में से आपको 25 या 26 मार्क्स लाने हैं।
समझ रहे हो, मतलब मिनिमम आपको 12 से 15 मैथ्स के क्वेश्चन करने आउट ऑफ 55। तो जो राज जैसे क्वेश्चन थे वो करो, लास्ट वाले क्वेश्चन की टाइप। ऐसे क्वेश्चन को क्यों करना है जिसमें इतना टाइम लगेगा? क्वेश्चन करोगे आ जाएगा, बट अकेले 7 से 8 मिनट ऐसे क्वेश्चन में लग जाएंगे। सीसेट की खास बात क्या होती है पता है? कि जितना कम टाइम आपको लगेगा ना, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक से क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। अब मैं ट्रिक्स क्यों बताऊंगा? क्योंकि जितना कम टाइम आपको किसी क्वेश्चन में लगेगा ना, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ता है, और उतनी ही पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी राइट हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम कम लग रहा है आपको। जैसे आप पेपर देने जाओगे ना, तो हो सकता है 1 घंटे में आपके 25 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए, आपको आ जाएगा टेंशन, क्योंकि अगले 1 घंटे में आपको कितने करने हैं? 55 क्वेश्चन सॉल्व। अब आपने पूरा टाइम यही वेस्ट कर दिया और ये भी नहीं पता इसमें से कितने राइट है। इसीलिए जितना प्रैक्टिकली आप सोचोगे, जो क्वेश्चन डुएबल है उसको पहले कर लो, देन ऐसे क्वेश्चन पे आना है। ठीक है, क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करने हैं, बट ये समझ जाएगा विद टाइम कौन सा क्वेश्चन डुएबल है कौन सा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमको पता था बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, इसको हम छोड़ देंगे। इसका आंसर था 19। किस तरीके से करना है समझ गया? सीक्वेंस बनाने थे आपको, चौके पूरे मार सकता है, फिर 1 रन लेगा, 5 चौके मारेगा 5 रन लेगा, 3 चौके मारेगा 12 रन लेगा। उस तरीके से हमने केसेस बनाए थे। इसमें आपको केसेस बनाना है, वही तरीका है, और कोई ऑप्शन नहीं था इस क्वेश्चन का। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसको करते हैं। और इतना मान के चलो, इस बार जितना टफ पेपर नहीं आएगा, तो इस वाले में ऐसे कितने भी जैसे 8-10 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको बोलूंगा छोड़ देना, वो इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा पेपर नहीं आएगा। कल जब हम 2022 का करेंगे ना, तो आपको फील होगा यार पहले के क्वेश्चन कितने इजी आते थे मैथ्स के। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है देयर आर 4 लेटर, आपके पास 4 लेटर है और 4 एनवेलप बॉक्स है, एंड एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 एनवेलप। 4 लिफाफे, 4 डब्बे हैं, एग्जैक्टली एक डब्बे में 1 लिफाफा डालना है। ठीक है, इफ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू एनवेलप। अब वो बोल रहा है अगर कोई भी लेटर किसी भी डब्बे में डाल दिया रैंडमली, बिना देखे, 1 को डाल दिया 3 में, 3 को डाल दिया 2 में, इस तरीके से, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडर करो। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप। अब करते हैं इसको पेन से। मान लो ये 4 लिफाफे थे आपके पास और ये 4 डब्बे थे एनवेलप बॉक्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, सबको एक लिफाफे को एक इसमें डालना है। आपने रैंडमली डाला, तो क्या ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली एक लेटर ही है जो इनकरेक्ट में जाए? ये रॉन्ग होगा। क्यों? मान लो ये लिफाफा 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। अगर आप 1 को इसमें डालोगे ना, तो इसका भी आपको किसी और में डालना पड़ेगा। पॉसिबल है? ये दोनों मान लो सही चले गए। अगर आपने एक को दूसरे में डाला, तो दूसरे का भी तो किसी और में डालना पड़ेगा। मान लो इसको ऐसे सोचो कि 4 कपल्स हैं, ठीक है। गलती से एक ने सबके आंख बांध दिए, गलती से एक ने किसी और कपल का हाथ पकड़ लिया, तो दूसरा भी तो किसी और का हाथ पकड़ेगा ना। वही ये क्वेश्चन था ये। और ये क्या कह रहा था, इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1, क्योंकि वर्ड एग्जैक्टली लिखा है, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये लिखा होता कि इट इज पॉसिबल, कि कोई एक गलत इसमें जाएगा, पॉसिबल है, बट एग्जैक्टली 1 नहीं जाएगा, 2 जाएंगे एक साथ। ठीक है, गलत इसमें, ये इसमें जाएगा गलती से, ये इसमें जाएगा, या तो 1 गलती से 3 में जा सकता है, 3 गलती से 1 में चला जाएगा। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। समझ गया क्यों रॉन्ग है? क्योंकि लिखा है एग्जैक्टली 1, एक कभी गलत नहीं होगा। गलत होंगे तो 2 होंगे या तो 4 होंगे, 3 भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पेयर्स में गलत होंगे लिफाफे डालने। तो अगर 1 का मान लो 3 में डाल दिया, 3 का 2 में डाल दिया, 2 का 4 में डाल दिया, 4 का 3 में डाल दिया, एग्जैक्टली 3 कभी नहीं होगा, एग्जैक्टली 4 होगा या तो एग्जैक्टली 2 होगा। समझा क्यों होगा? क्योंकि कपल में ही चेंज होंगे। ये फोन है, इसका चार्जर है, मान लो आपने गलती से किसी एक फोन का चार्जर दूसरे में लगाया, तो दूसरे में भी तो इसका चार्जर लगा दोगे ना गलती से। उसी टाइप का क्वेश्चन था ये। तो पहला आप समझ गया क्यों रॉन्ग होगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, ऐसा लिखा है देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप। वो ऐसा कह रहा है 2 एनवेलप करेक्ट बॉक्सेस में गए, 2 लेटर करेक्ट एनवेलप में, और इसके 6 तरीके ही है। कैसे? ये राइट है, देख लेते हैं कैसे। मान लो ये ए एनवेलप, बी सी डी एनवेलप है, ठीक है। अब पहला कंडीशन ये है कि पहला और दूसरा सही गए, तीसरा और चौथा गलत डब्बे में गए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होगा पहला और तीसरा सही गए, दूसरा और चौथा गलत गया। तीसरा कंडीशन क्या होगा? पहला और चौथा सही गए, 2 गलत इसमें गए। ये 3 कंडीशन बन गए। फिर मैं सेकंड केस मानता हूं, दूसरा और तीसरा सही डब्बे में गया, रॉन्ग कौन सा हुआ? पहला और चौथा। फिर एक केस ये भी तो पॉसिबल है कि दूसरा और चौथा राइट डब्बे में गया,
और पहला और तीसरा रॉन्ग हुआ और लास्ट केस होगा तीसरा और चौथा सही डब्बे में गया। ऐसे 6 ही तरीके हैं। अब पढ़ो स्टेटमेंट को क्या लिखा है और फिर इस पे आओ वापस। देयर आर ओनली 6 वेज, ऐसे सिर्फ 6 तरीके हैं जिसमें 2 लेटर ही करेक्ट एनवेलप में जाएंगे, बाकी 2 गलत जाएंगे, 2 सही जाएंगे। चेक कर लो यहां पे सी, ये ऐसे अगर आप डालने जाओगे 2 गलत 2 सही तो आपको मिलेगा 6 ही कंडीशन है। और कोई कंडीशन पॉसिबल है क्या, देख के बताओ मुझे। ये देखो पहला दूसरा सही गया, वो 2 गलत गए, फिर पहला तीसरा सही गया, सेकंड फोर्थ रॉन्ग हुआ, पहला फोर्थ गया, सेकंड और थर्ड रॉन्ग हुआ। इस तरीके से 6 कंडीशन ही बनेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट राइट है। ये करके भी देख सकते थे आप, मेन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को करके ही देखना पड़ता है फॉर्मेट बना के। तो इसका दोनों राइट हो जाएगा। आपको पता है पहला भी राइट था, सेकंड भी राइट था, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। सॉरी पहला रॉन्ग था, सेकंड राइट था, इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ठीक है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। और ये मान के चलो ना अब तक का टफेस्ट क्वेश्चन था ये, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल फील होना स्टार्ट हो जाएगा अभी। ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। आपको पूछा है रिमाइंडर क्या रहेगा जब इतने बड़े नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। अब पहली बात, एक तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कैसे मैं आपको बताता हूं। ये क्या है 5, ये क्या है 5 और 96 को आप क्या लिखोगे 24 into 4 ऐसा लिखोगे। 96 को लिख सकते हो 24 4 सा। तो आपको इसको किससे डिवाइड करना था, 100 से। पूछा है जब इतने बड़े सम को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो 5 into 2 करता हूं कितना आएगा 10। इसके बाद अगर मैं किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं एंड में 0 ही आएगा। ये तो टेंडेंसी पता है, 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे एंड में 0 आएगा। अब देख लो, एक 5 है आपके पास, अरे यार इधर ही करते, एक 5 है आपके पास और एक और 5 है आपके पास। 5 5 क्या हो जाएगा 25 और 25 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 30, एंड में 0 आ जाएगा। जब एंड में 0 आ गया और किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है उसको 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। आंसर आएगा आपका 0। ये करके भी देख सकते हो, या तो इस तरीके से कर लो, आप कोई भी नंबर ले लो, आप इसको मोबाइल पे भी मल्टीप्लाई करो और इसको 100 से डिवाइड करो, आपको दिखेगा कुछ नहीं बचेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, जैसे मान लो 900 है, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, 100 9 900, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिखूं, एक 5 यहां आ गया, एक 5 यहां आ गया और मुझे एक और 4 बनाना है, तो 4 मैं कैसे बना सकता हूं, 96 को मैं लिखूंगा 24 into 4, 5 into 5 25, 25 into 4 कितना होगा 100। जब 100 ऊपर में आ रहा है और नीचे भी 100 आ रहा है, एग्जैक्टली कट करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। यही यूपीएससी माइंडसेट आपका चेक करता है। अब मोबाइल से निकाल के निकालो ये इतना सम तो भी टाइम लगेगा। मेन पेपर में क्या होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, पूरे सम को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं एंड में। बट बेटर है ना यार, एक 5 आपने ढूंढ लिया, एक 5 ढूंढ लिया और आपको ये पता है कि 5 into 6 एंड में क्या आ जाएगा 0, और 0 को फिर किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 91 से 89 से 87 से, एंड में क्या आते रहेगा 0। और 0 को जब एग्जैक्टली 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। कोई भी नंबर ले लो। ये समझ में आया कैसे 0 आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको पेपर में, बस हमको सोचना है, हमको ऐसे कुछ फैक्टर क्रिएट करने हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। रिमाइंडर पूछा था आपको, जैसे मैं अगर आपको बोलूं 73,300,790, अब अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूं तो अगेन रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 0, क्योंकि ये डायरेक्टली डिविजिबल है 737.9 से। ठीक है, मतलब यहां पॉइंट आ रहा है, अगर मैं 78 डाल दूं
एग्जैक्टली 100 से, मतलब या 7 0 डाल दो तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। किससे डिविजिबल होगा? 7 3 7 से। रिमाइंडर क्या देके जाएगा? 0। वही वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इतने बड़े सम को अगर आप डिवाइड करोगे, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, पेपर में मल्टीप्लाई कर लो, बट मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। बेटर है आप 100 को कैसे तोड़ सकते हो? 25 × 4 ऐसा लिख सकते हो। एक 5 आपको यहाँ मिल गया, एक 5 आपको यहाँ मिल गया, और 96 को आप लिखोगे 24 4 जा, एक 4 यहाँ आ गया, डन। 100 को ही 100 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अगेन दिस वॉज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन इस बार का। अब ये क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट है। अब ये जो मैं बताऊंगा ना, ये अपने नोट्स में लिख लेना। इसको कहते हैं साइक्लिकल अप्रोच। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपांशन ऑफ 57,242 टू द पावर दिस 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 दिस। क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके सामने कैलकुलेटर महाराज भी फेल है अगर आप निकालने जाओगे तो, बट आप तुरंत निकाल लोगे। पहले ये बताओ यूनिट डिजिट क्या है इस नंबर में? 2। ये समझ में आ रहा है? 2। वेरी गुड। अब यूनिट डिजिट की एक खास बात होती है किसी भी नंबर के, वो पढ़ते कैसे। अब 2 टू द पावर 1 कितना होगा? 2। 2 टू द पावर 2 कितना होगा? 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 16 इंटू 2 करोगे। 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6 64, 2 टू द पावर 7 128 और 2 टू द पावर 8 256। इंटू 2 करते गए हम। अब एक चीज देखो, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 के टेबल में हर 4 के पेयर में एन डिजिट पे क्या आएगा? 2 4 8 6। वापस अगर 2 टू द पावर 9 लेना है तो क्या आ जाएगा? 512। इंटू 2 करोगे तो 256 और 2 करोगे तो 512 आएगा। 2 टू द पावर 10 करोगे तो क्या आएगा? 1024। देख लो वापस 2486 आएगा। ये पैटर्न रिपीट करता है। तो अब क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं? या छोड़ो यही नीचे ही करता हूं। अब ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था? 2 टू द पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, यही निकालना है आपको यूनिट डिजिट पे। आप क्या करो, इसको डिवाइड बाय 4 करो। क्यों 4 करना है आपको पता है, हर 4 पे 2 का पावर रिपीट होता है। अब 9 को 4 से काटोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 2 4 जा 8 होता है। या तो आप रुको, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 9 इंटू 7 इंटू 15 हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 1, फिर वापस इसको मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर 63 इंटू 15, ये आएगा 2 टू द पावर 945, ऐसा कुछ तो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पे। जब मल्टीप्लाई कर लोगे और डिवाइडेड बाय क्या है? 4, ऐसा कुछ है। अब डिवाइड करने से बेटर क्या होता है आपको पता है? 2 4 जा 8 होता है, तो इसको जैसे ही काटोगे क्या बचेगा? 1। 4 1 जा 4 होता है, तो क्या बचेगा 7 की जगह पे? 3। 4 1 जा 4 होता है, 5 की जगह क्या बचेगा? 1। तो ये क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 1, मतलब ये क्या है? 2 टू द पावर 9/4, यही लिखा है। वापस 2 4 जा 8 होता है, कट करोगे तो 9 की जगह क्या बचेगा? 1। 2 टू द पावर 1 क्या होता है? आंसर आ गया आपका। कोई भी नंबर उठा के देख लो, आपको बस साइक्लिकल अप्रोच पता होना चाहिए। एक बार फिर से कर देता हूं मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने आपको 2 का साइक्लिकल टेबल बताया। मैंने आपको ये कहा मैंने आपको ये बताया 2 का पावर कितने पे रिपीट होता है। मैंने आपको ये बताया 2 का पावर हर 4 पे रिपीट होता है, और ऑर्डर क्या होता है? 2 4 8 6, ये ऑर्डर में रिपीट होता है 2 का पावर। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ऐसा दिया था 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करना था आपको। या तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लो, पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो मोबाइल में आपके आएगा 2 टू द पावर 945/4, और इसको डिवाइड करो। इसको डिवाइड भी करोगे तो आ जाएगा 944 से 4 डिवाइड होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी आएगा 2 टू द पावर 1। बट इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपको पता है 2 4 जा 8 होता है, तो 1 बचेगा। 4 1 जा 4 होता है, 3 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, तो इसको आप लिख दोगे 2 टू द पावर 9/4। ये अगेन 4 से काटोगे तो 1 बचेगा, 2 टू द पावर 1 है, आंसर आ जाएगा आपका 2।
मैंने आपको 2 का साइक्लिकल अप्रोच बताया। अब एक खास बात हम अलग अलग नंबर का देख लेंगे। आज के बाद आपका साइक्लिकल अप्रोच पे एक क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। पहले ये इतना लिख लो जिसको लिखना है। कलर दिख रहा है ना, चेंज करना रहेगा तो बताना। और नोट बना के ये चीज लिख लो कि 2 का साइकिल हर 4 पे रिपीट होता है विथ यूनिट डिजिट एज 2486। लिखो द साइकिल ऑफ 2 रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर cycle of 2 repeats itself after every cycle of 4 with unit digit as 2 4 8 6 2486। अब आप लोग मुझे बताओ, चलो एक और मैं कर देता हूं, इसके बाद से आप मुझे बताओगे। अब आते हैं 3 के साइक्लिकल टेबल पे। 3 1 ज़ा कितना होगा 3, 3 2 ज़ा 9 इंटू 3 करते जाओ। 3 3 ज़ा कितना होगा 27, 3 4 ज़ा 81। ठीक है, फिर अगेन करो 3 टू द पावर 5 243 आ जाएगा। इसको जब वापस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 3 टू द पावर 6 कितना होगा 729। फिर 3 टू द पावर 7 करोगे तो 2187 आएगा। और फिर 3 टू द पावर 8 करोगे तो समथिंग आएगा। बट यहाँ भी चेक करो 3 9 7 1 3 9 7 और 3 टू द पावर 8 2187 इंटू 3 कैलकुलेटर में बताओ तो कितना आएगा 6343 आएगा। आई थिंक 6043 नहीं, हाँ क्या आएगा 6561। यस, देख रहे हो वापस क्या आया 3971। 3 का भी साइकिल हर 4 पे रिपीट होता है, चेक कर लो 3971 3971। तो अब 3 का भी अगर टेबल दिया होता किससे डिवाइड करते आप 4 से। अगर कल को क्वेश्चन आता है ना कि आपको निकालना है 3 टू द पावर 1 लाख समथिंग 27,987, घबराना नहीं है, क्या करना है इसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दो और जो बचेगा एंड में वो उसका पावर लेके आंसर निकाल लो। ठीक है, वैसे इतना यूपीएससी इस तरीके से नहीं देगा डारा ना, वो यही देगा 3 टू द पावर 11 इंटू 13 इंटू 15 अगर आपको निकालना है। क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 ज़ा 8 होता है तो 11 के लिए क्या बचेगा 3, 4 3 ज़ा 12 होता है, यहाँ क्या बचेगा 1 और अगेन 4 3 ज़ा 12 तो यहाँ क्या बचेगा 3। तो ये क्या लिखा हुआ है 3 टू द पावर 9/4। अगेन 4 को 4 2 ज़ा 8 होता है तो ये क्या रह जाएगा 3 टू द पावर 1 दैट इज 3। कोई भी नंबर का निकाल सकते हो, बस उसका साइक्लिकल अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि 3 भी हर 4 पे रिपीट होता है। ठीक है, 4 का बताओ तो कितने पे रिपीट होगा 4 1 ज़ा क्या होता है 4, 4 2 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर 4 क्यूब 64, 4 टू द पावर 4 256। 4 का टेबल हर 2 पे ही रिपीट होता है 4 6 4 6, ट्राई करके देख लो। इसके बाद अगेन 4 टू द पावर 5 करोगे तो 1024 आएगा। 4 टू द पावर 6 करोगे ये आ जाएगा 205, नहीं ये आ जाएगा सॉरी 4096। 4 टू द पावर 6 करोगे, देख रहे हो 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है। तो 4 का साइकिल कितने पे रिपीट होता है 2 पे। 5 का बताओ तो यस, 5 की यही खास बात है, 5 का साइकिल 1 पे रिपीट होगा। 5 को किसी से मल्टीप्लाई करो एंड में क्या आएगा 5। 6 का बताओ तो 3 पे। 6 की भी यही खास बात है कि 6 भी हमेशा 1 पे ही रिपीट होगा। 6 1 ज़ा 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, 6 टू द पावर 4। हमेशा 6 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो एंड में क्या आएगा 6। 5 को भी किसी से मल्टीप्लाई करो एंड में क्या आएगा 5। यही चीजें आपको दूसरों से यूनिक बनाती है। पेपर में लोग करके देखेंगे, आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपको पता है 6 का टेबल हर 1 पे रिपीट होता है। तो अगर मैं कुछ भी दे दूं 6 टू द पावर 97 इंटू 98 इंटू 99 और आपको पूछूं यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ऑप्शन रहेगा 4 6 5 8। क्या आएगा यूनिट डिजिट पे
6, खत्म, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी सर, 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया। यही खास बात होता है यहाँ से प्रिपेयर करके जाने में और सेंटर पे निकालने में। ठीक है, आपके पास हर एक नंबर का निकाल के होना चाहिए 0 to 9। 1 का तो हमेशा 1 ही रहेगा एंड में, 2 का हमने देख लिया 4 पे, 3 का भी 4 पे, 4 का कितने पे था 2 पे, 5 का 1 पे, 6 का 1 पे, 7 का भी लिख लो, 7 का कितने पे होता है 4 पे, 8 का भी कितने पे होता है 4 पे, 9 का होता है 2 पे। बस इतने ही याद करने होते हैं, तो ग्रुप में याद कर लो, 2, 3, 7 और 8 ये हर 4 पे रिपीट होते हैं, 4 और 9 ये 2 पे रिपीट होते हैं, 1, 5 और 6 ये हमेशा 1 पे ही रिपीट होते हैं। बस इतना ही जानना होता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कितने बार इस अप्रोच से क्वेश्चन पूछा है, मतलब कल जब हम करेंगे ना तो आपको ऐसा पता है अब तक यूपीएससी 5 या 6 बार इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। इनफैक्ट इसी साल का एक क्वेश्चन आपको देता हूं इसी टॉपिक पे, लिख लिया है संजय? आ जाओ अब क्वेश्चन पे। नहीं 2022 का है शायद वो आपको फिर कल दूंगा मे बी मैं। हाँ इसमें नहीं है वो। कल जब हम करेंगे तो वो क्वेश्चन उस टाइम आपको दिखाऊंगा मैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ कह रहा है कि 7 और कोई सिंबल दिया है, प्लस समझ लो, +9 +10 ऐसा कुछ दे रखा है, आपको बताना है ये क्या होगा। अब एग्जाम टाइम पे अगर नहीं समझ में आए, सबसे बेटर क्या होता है ऐड कर दो डिजिट को। 7 + 9 कितना होगा 16, 16 + 10 कितना होगा 26, और 26 में 2 + 6 को ऐड करोगे तो क्या होगा 2 + 6 को ऐड करोगे तो क्या होगा 8। सम कितना है सबका 26, और 26 के डिजिट को ऐड करोगे तो क्या आएगा 8। समझ रहे हो मैंने क्या किया, 7 + 9 कितना हुआ 16, 16 + 10 कितना है 26। जो फाइनल 26 आया उसमें क्या एक 2 है और एक 6 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हुआ 8। अब नेक्स्ट ऐड करो, 9 + 11 कितना होता है 20, 20 + 30 कितना होता है 50, 5 + 0 कितना होगा 5। ये कुछ नहीं कर रहा था, सारे डिजिट को ऐड कर रहा था और एंड में जब डिजिट आ रहे थे उन दोनों को ऐड कर रहा था। 11 + 17 कितना होगा 28, 28 + 21 कितना होगा 49, 4 + 9 कितना होता है 13। तो मुझे बताओ एंड में क्या आएगा 23 + 4 + 15 वाला बताओ आप। फिर से देखो 6, 23 + 4 कितना होगा 27, 27 + 15 42, 4 + 2 6 आ गया आंसर।
कभी भी ऐसे क्वेश्चन में हमको ऐसा लगता है क्या है ऊट पटांग सिंबल दे रहा है, कुछ नहीं, ऐड करो। और ऐड करने पे मोस्टली आंसर जो होता है एडिशन पे ही होता है। इसने ऐड किया था और फाइनल डिजिट्स को दोनों को ऐड कर दिया था, इसलिए आ रहा था 8 5 21। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6। हटाओ इसको। लिखा हुआ है ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। तो सम क्या होगा, मतलब वो ये कह रहा है कि आपके पास कोई 9 डिजिट नंबर है और 9 डिजिट नंबर में क्या है, सबके सब क्या है 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास कोई 9 डिजिट नंबर है जिसमें सारे डिजिट का ये सारे डिजिट क्या है 1 ही है, यही लिखा हुआ है। ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1, यही हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, इसको खुद से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब इसको वापस आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इसी से। अब उसने क्या पूछा, फाइनली जो सम आएगा, फाइनली जो डिजिट आएगा उनका सम क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 9 टाइम्स 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1 1 1 1 आएगा ऐसा, फिर अगेन एक क्रॉस मार के 1 1 1 1 ऐसा आएगा। यही करते थे मल्टीप्लिकेशन में। तो एक लाइन में अगर 9 1 है तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 9, ऐसा 9 बार हो जाएगा क्योंकि 9 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड है। 9 9 का कितना होता है, 81। समझा क्या किया था यहाँ पे, एक 9 डिजिट 1 1 1 1 है, इसको खुद से मल्टीप्लाई किया है। बोल रहा है फाइनली जो सम आएगा, फाइनली जो डिजिट आएगा उसका सम क्या होगा। जब आप पहली बार 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 9 टाइम्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। फिर हम लोग स्कूल में मल्टीप्लाई करते थे ना, ये याद आ रहा है हम स्कूल में क्या करते हैं 1 1 1 1 इंटू, अगर आपको मल्टीप्लाई करने बोला 1 1 1 1, हम लोग स्कूल में यही तो करते थे, 4 बार 1, फिर एक क्रॉस लगाया 4 बार 1, फिर 2 क्रॉस लगाए 4 बार 1, याद आ रहा है, वही किया है उसने। अब उसने क्या किया, फाइनली जो सम आएगा वो ऐड करो। तो आप यही तो करते थे 1 3 3 जो ऐड करते थे, ये यही करना है यहाँ पे। बेटर है एक लाइन में ऐड कर लो, कितना है 9, ऐसे कितने लाइन है 9, 9 इंटू 9 कितना होता है 81। खत्म, ताकि नहीं इजी क्वेश्चन। बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए आपको, लैंग्वेज पढ़ती आनी चाहिए कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। या तो आप एक और खास बात बताता हूं यहाँ पे, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये नंबर आपको ऐसा दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ दिया था। अब उसने बोला था इसको खुद से मल्टीप्लाई किया तो इनडायरेक्टली स्क्वायर ही पूछ रहा था। एक नंबर को वापस खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर ही होगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 स्क्वायर ही होगा। अब क्या खास बात क्या होती है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1, 111 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3 2 1, 4 बार 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 4 3 2 1, इस तरीके से होता है। 5 बार 1 का क्या होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरीके वेरीफाई कर लो, मोबाइल में भी निकाल सकते हो इनका स्क्वायर। तो अगर मैं आपको बोलूँ 9 टाइम्स 1 है तो ये क्या होगा पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर वापस उल्टा ले लो 8 7 6 5 4 3 2 1। ये टेंडेंसी, जितने 1 बढ़ाओगे, 2 1 थे तो 1 2 1 हुआ, 2 तक गया फिर कम हुआ, 3 1 थे तो 1 2 3 फिर 2 1, 4 1 थे तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1, 5 1 थे तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो 9 में भी वही करूंगा। अब ऐड कर लो, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45। यहां तक आपके पास कितना है 45। अब यहां से ऐड कर लो, 8 + 7 कितना होगा 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26, 26 + 4 30, 30 + 33 36, 33 + 2 कितना होगा 35 और 1 36। 45 + 36 आप ऐड करो कितना होता है 81। आगे आंसर 81। किसी भी तरीके से कर लो आप इस क्वेश्चन को, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 11 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से नंबर बढ़ते रहता है। आज के बाद अगर यूपीएससी आपको ये भी पूछ देना कि 1 1 1 1 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो क्या आएगा, कुछ नहीं करना, यही करना है। 7 बार 1 था तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, फिर वापस 6 5 4 3 2 1, ये आएगा फाइनल प्रोडक्ट। जितने 1 है उस नंबर में वहां तक लेके जाओ। अगर 12 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस 11 10 11, इस तरीके से लिख सकते हो आप।
ठीक है। अगेन वन ऑफ द वेरी क्लासिक क्वेश्चन, ये मैंने क्लास में कराया भी था। आपको लिखा हुआ है इफ P Q R S आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट पॉजिटिव मतलब 0 to 9 के बीच में, क्योंकि 10 क्या हो जाएगा? डबल डिजिट। तो आपको ये दे रखा है डिफरेंट नंबर है और क्या है? सिंगल डिजिट है, पॉजिटिव नंबर। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q इंटू R प्लस S। आपको ये दे रखा है P Q R S, सिंगल डिजिट नंबर है तो 0 से 9 के बीच में होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे चारों के चारों। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए क्या होगा? आप मैक्सिमम नंबर लोगे। कौन कौन से सिंगल डिजिट मैक्सिमम होते हैं? 6 7 8 9, यही 4 डिजिट लोगे। तो पहले केस में मान ले तो आपने लिया 6 7 8 9, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट बोला है तो ग्रेटेस्ट के लिए आप सिंगल डिजिट मैक्सिमम लोगे। अब पहले केस में क्या होता है? P प्लस Q, 6 प्लस 7 कितना होता है? 13, 8 प्लस 9 कितना होता है? 17, 17 इंटू 13 करोगे आंसर आ जाएगा 221, बट गलत। अब क्यों गलत बताऊंगा मैं। 6 प्लस 7 8 प्लस 9 ऐसा केस कंसीडर किया था। मान लो मैं ऐसा कहता हूं P मेरा 6 है, Q मेरा 8 है, R मेरा 7 है और S मेरा क्या है? 9। मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब P प्लस Q कितना होगा? 6 प्लस 8 14 और R प्लस S कितना हो जाएगा? 16। 14 इंटू 16 करोगे क्या होता है? 224। ये आ रहा था 221। 224 तो 221 से बड़ा है, ऑप्शन भी है, बट ये भी गलत। अब तीसरा केस कंसीडर करो। P की वैल्यू क्या होगी? 6, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9, R की वैल्यू हो जाएगी 7 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। अब P प्लस Q कितना है मेरा? 15। 6 प्लस 9 कितना होता है? 15 और 7 प्लस 8 मेरा कितना होता है? 15। 15 इंटू 15 कितना होता है? 225। बड़ा है इन दोनों से और यही है आपका आंसर। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा आंसर कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है। इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, उसके पहले कंसेप्ट समझाने दो, फिर वो ट्रिक लिख लेना। मान लो 10 है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 9 और 1 प्लस 9, 1 इंटू 9 कितना होता है? 9। 10 को मैं 2 प्लस 8 भी तो लिख सकता हूँ और 2 इंटू 8 कितना होता है? 10 को मैं 3 प्लस 7 भी तो लिख सकता हूँ। क्या होगा 3 इंटू 7? 10 को 4 प्लस 6 भी तो लिख सकता हूँ। 4 इंटू 6 कितना होगा? और 10 को मैं 5 प्लस 5 भी तो लिख सकता हूँ। कितना होगा? 25। हमेशा एक रूल याद रखना, मैक्सिमम प्रोडक्ट तभी आता है जब दोनों नंबर क्या होते हैं? सेम। अब देख लो 10 के 1 प्लस 9 हमेशा क्या होता है? 25। आंसर में अगर परफेक्ट स्क्वायर रहा या फिर दोनों नंबर सेम रहे तभी क्या होगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू। 6 इंटू 4 कितना आ रहा था? 24। 10 को 6 प्लस 4 भी तो लिख सकता था मैं, बट वो क्या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था? नहीं। अब आप इसके नीचे चले जाओ, वापस 6 प्लस 4 लिखोगे 10 को, 6 इंटू 4 क्या होगा? 24। साइकिल वही रिपीट होगा। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा याद रखना तभी आता है जब दोनों नंबर क्या होते हैं? सेम। इस केस में आपको पता था दोनों नंबर सेम कब होंगे? जब आप एक को 7 और 8 लोगे और एक को 9 और 6 लोगे, तो 15 इंटू 15 होगा। अब उससे बेटर है आपको अगर ऑप्शन में ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखे ना, आंसर वही होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? सेम नंबर का मल्टीपल। 15 इंटू 15, जैसे उस केस में 5 इंटू 5 था। कोई भी नंबर को अगर खुद के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे अगर मैं 12 को डिवाइड करने करूंगा 1 इंटू 12, 2 इंटू 10, 3 इंटू 9 करके देख लो, आंसर हमेशा मैक्सिमम आएगा 6 इंटू 6 वाले केस में। जब दो नंबर सेम होते हैं ना तभी ग्रेटेस्ट वैल्यू आता है। अब तक प्रॉब्लम क्या हो रही थी इस क्वेश्चन में? जब आप 6 7 8 9 ले रहे थे ना, तो आप मल्टीप्लाई क्या हो रहा था? 13 इंटू 17। आपने एक केस में लिया था 6 8 9 7, उस केस में हो रहा था 14 इंटू 16। जब आपने तीसरा केस लिया 6 9 7 8, तब किसका मल्टीपल हुआ? 15 इंटू 15। दोनों नंबर सेम हुए। हाईएस्ट वैल्यू कब होगी इसी पे? उससे बेटर है परफेक्ट वैल्यू यही था, परफेक्ट स्क्वायर। डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर देखो, मार्क करो, एक नोट लिख लो आप लोग। whenever two same numbers
आर मल्टीप्लाइड और their square is taken, it will always give greatest value. ग्रेटेस्ट वैल्यू तभी होगा जब दो नंबर रहेंगे, सेम नंबर रहेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसी केस में आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा। बाकी कोई केस ले लो और मल्टीप्लाई करके देख लो, ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा ही नहीं। इस केस में ग्रेटेस्ट वैल्यू चेक करने से बेटर था आप 6 7 8 9 लेते और ऐसा केस बना देते जब दोनों सेम होता। 6 + 9 और 7 × 8 बेटर है। ऑप्शन में देख लो 225, 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, वैसे ही 225 क्या है, 15 का स्क्वायर है। आंसर यही होगा। जो भी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू रहता है वही हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है। ठीक है, किसी भी नंबर पे, मैंने 10 पे करके दिखाया ना, आपको अगर ऐसा लगता है आपको 16 पे करना है, मान लो अगर 16 है, 16 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 15, इसका मल्टीपल करेंगे 15 होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 14, ये हो जाएगा 28, 2 4 ज़ा, ये हो जाएगा 3 + 13, ये हो जाएगा 39, 3 × 13। आप लिख सकते हो 4 + 12, ये हो जाएगा 4 12 ज़ा 48। करते 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 आप जब 8 + 8 आओगे ना, ये दे जाएगा 64 और यही हाईएस्ट वैल्यू होगा। कोई भी नंबर का अगर इस तरीके से फ्रैक्शन करके आप देखो सम, आपको तभी दिखेगा जब दोनों नंबर सेम रहेंगे ना, तभी वो हाईएस्ट वैल्यू दे जाएगा। उस केस में भी हम यही करते हैं, P + Q × R + S, दोनों का मल्टीपल कर रहे थे और हम ऐड क्या कर रहे थे, जो भी वैल्यू आ रहा था उन दोनों को ऐड कर रहे थे। 1 + 15, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं 6 + 7, 8 + 9, यही तो ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट हाईएस्ट कब आ रहा था, जब दोनों सेम हो, मतलब 6 + 9 और 7 + 8, 15 × 15। और एक और बात बता दो, ये क्वेश्चन पहली बार नहीं, इसके पहले भी दिखाऊंगा, यूपीएससी ने सेम ऐसा कंसेप्ट दे दिया और पूछा था ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। आज के बाद अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है कि दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, तुरंत ऑप्शन पे आओ और ऑप्शन पे देखो कौन सा सबसे ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 225 परफेक्ट स्क्वायर है, यही हो जाएगा आपका आंसर। बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इसके पहले भी एक क्वेश्चन है क्या? हाँ, इसके पहले भी तो बहुत क्वेश्चन है। हाँ, हमने ये किया था और ये किया था, है ना, हमारा यहाँ से छूटा है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं पहले। आपको बोला है ABC और DEF क्या है, 3 डिजिट नंबर है, सच दैट ABCDEF आर डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट, नॉन जीरो डिजिट, सच दैट ABC और DEF का सम कितना दे रखा है, 111। आपको ये बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B + C + D + E + F। ठीक है, ये ऐसा कहना चाह रहा है ABC + DEF, ये कितना दे रखा है आपको, 111, ऐसा कुछ दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, C + F अगर यहाँ 1 आ रहा है तो
कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा एक 1, तभी 1 आ रहा है ये। मतलब C प्लस एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ 11, ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों 11 लिख रहा हूँ? क्योंकि 3 डिजिट को ऐड कर रहे हो, 4 डिजिट तभी बनाएगा ना जब ये 1 कुछ कैरी देगा। 2 डिजिट को ऐड करोगे तो कैरी फॉरवर्ड देके जाएगा एक, तो C प्लस एफ मेरा क्या हो जाएगा 11। अब क्योंकि कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे था तो B प्लस ई मेरा कितना हो जाएगा 10, और इसका भी 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हुआ होगा तो A प्लस डी मेरा कितना हो जाएगा 10। समझा 10 क्यों हो रहा है? पहले हमने C प्लस एफ को ऐड किया, अब C प्लस एफ यहाँ 1 आया, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कोई भी 3 डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं, 3 डिजिट नंबर, तो सम क्या आना चाहिए 3 डिजिट ही। 4 डिजिट कब आएगा पता है? जब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब ये 1 मेरा यहाँ गया होगा। जैसे अभी मुझे ये भी दे रखा है ABCDEF। अब मैं एक और रीज़न बताता हूँ उसमें, सृष्टि एक और रीज़न क्या है इसमें, आपको क्या रखा है, दे रखा है डिस्टिंक्ट है और नॉन जीरो दे रखा है। अब C प्लस एफ 11 कब आएगा? जब या तो इसको 2 रखोगे या 9 रखोगे, तभी एंड में 1 आएगा। एक कंडीशन क्या है, एक को 0 रखोगे एक को 1 रखोगे। मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ, मान लो ये ABC है और ये DEF है, एंडिंग में मुझे 1 कब मिलेगा? या तो C मेरा 0 हो जाए और F मेरा क्या हो जाएगा 1, तभी 0 प्लस F क्या होगा 1 होगा। बट आप 0 नहीं रख सकते, क्वेश्चन क्या कह रहा है नॉन जीरो। तो आप क्या करोगे, इसको 2 रखोगे इसको 9 रखोगे, या तो आप इसको रखोगे 3 8 या 4 7, किसी भी केस में 11 ही आएगा एंड में। 2 डिजिट को ऐड करोगे, एंड में 1 आ रहा है, मतलब या तो 11 आ रहा है। 1 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप 0 नहीं रख सकते, इसीलिए। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, C प्लस एफ आपके पास कितना हो गया 11। क्यों 11 हुआ समझ गया? सेकेंड कंडीशन, अब ये अगर मान लो यहाँ 1 आया है, इसने कैरी फॉरवर्ड यहाँ दे रखा है और यही 1 यहाँ नीचे आया, इसका मतलब B प्लस ई मेरा कितना था 10 था, क्योंकि तभी ये 1 ऐड होकर नीचे 1 करेगा, और अगेन यहाँ कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ होगा, तभी A प्लस डी मेरा कितना होगा 10, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब सिंपली ऐड कर लो, C प्लस एफ मेरा कितना था 11, A प्लस डी मेरा कितना था 10 और B प्लस ई मेरा कितना था 10। तो ये क्या कह रहा है, A प्लस B प्लस C प्लस E प्लस D प्लस F कितना हो जाएगा 10 प्लस 11 31। सबको ऐड कर दो, यही तो किया हुआ है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E F, इसी को तो ऐड कर रहा हूँ मैं सबको। 10 प्लस 10 कितना होता है 20, 20 प्लस 11 कितना होता है 31। समझा? आपने बस केसेस बना लिए और फिर आपने डायरेक्टली इसको ऐसा लिख दिया कि A प्लस सी, A प्लस सी आप A प्लस डी आपको कितना दे रखा था 10। नेक्स्ट आपको लिखा है B प्लस ई, ये भी आपको कितना दे रखा था 10, और लिखा हुआ है C प्लस एफ, ये आपको कितना दे रखा था 11। द मोमेंट यू ऐड ऑल द 3 द आंसर कम्स आउट टू बी 31। बस यही समझना था आपको कर क्या रहा है। वैसे आप अगर नॉर्मली भी बनाना चाहते हो तो केसेस बना सकते हो, मैं आपको एक केस भी बना के दिखा सकता हूँ। मान लो आपको नॉर्मली केसेस बनाना है, मैं ऐसा पकड़ता हूँ, मेरा C क्या था 3 था और मेरा E क्या था 8, तभी एंड में 1 आएगा, ये भी समझ रहा हूँ, और इसी 1 का एक कैरी फॉरवर्ड आया है। नेक्स्ट मैं समझता हूँ ये मेरा हो जाएगा 5 और ये मेरा हो जाएगा 4, नहीं 5 और 4 नहीं ले सकता हूँ मैं क्योंकि 9 ही होगा, 10 करना है मुझे। 10 के लिए और क्या पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ मैं, 8 और 2 भी नहीं ले सकता, 5 भी नहीं ले सकता, डिस्टिंक्ट चाहिए, समझ रहे हो। 6 और 4, यस, इसको मैं ले लूँगा 6, इसको मैं ले लूँगा 4, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मुझे वापस यहाँ 10 बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 और 9, ठीक है। अब आप ऐड करके देखो, 3 8 का कितना होता है, 3 प्लस 8 कितना होता है 1, 1 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड क्या आ जाएगा 111 आ गया, कंडीशन मीट हो गई। अब 1 प्लस 6 कितना होता है 7, 7 प्लस 3 कितना होगा 10, 10 प्लस 8 कितना होगा 18, 18 प्लस 4 कितना होगा 22, 22 प्लस 9 कितना होगा 31, आ गया 31 आंसर। और देख लो ये कंडीशन भी मीट हो रही है, डिस्टिंक्ट है सबके सब, ABCDEF सारे सब डिजिट अलग है और नॉन जीरो है। ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है डी क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है, सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सम ऑफ इट डिजिट इज लीस्ट। मतलब वो ऐसा कह रहा है, मान लो कोई 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, मैंने मान लिया कोई 3 डिजिट नंबर है, वो आपको क्या कह रहा है, ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी क्या चाहिए, मिनिमम। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ नंबर टू द सम ऑफ इट डिजिट। नंबर क्या था, ए बी सी, और डिजिट का सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या होना चाहिए मेरा, लीस्ट, मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो आपको पूछ रहा है जब ये कंडीशन मीट हो जाएगी तो डिफरेंस क्या बचेगा, पहले वाले डिजिट में और आखिरी वाले डिजिट में, मतलब ए माइनस सी निकालना है आपको, क्या आएगा। अब अगेन ये क्वेश्चन टफ है, एग्जाम टाइम पे समझेगा नहीं, बट मान लो अगर कोई डिजिट को लीस्ट करना है, मिनिमम करना है, तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, कम से कम, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ 5/2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2.5, बट अगर मैं न्यूमरेटर को और कम कर दूँ 4/2 क्या हो जाएगा 2। जैसे आपने न्यूमरेटर कम किया वैल्यू कम हो जाएगी। यही आपको कह रहा है कि आपको ऐसा निकालना है कि इनका रेशियो क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, न्यूमरेटर को कम करना चाहिए। अब 3 डिजिट नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 999। तो आप लिखोगे 9 9 9 और a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 9 + 9 + 9 27। बट द मोमेंट आप निकालोगे ये कुछ 30 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाय 900 भी 30 होता है, तो ये 30 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। आपको इस रेशियो को कम करना था, तो अगली कंडीशन क्या होगी, आप इसको लिखोगे 1999 अगर ऊपर वाला डिनोमिनेटर कम करना है, और इन तीनों को ऐड करोगे 1999 को, तो एंडिंग में क्या आएगा 19। 1 + 9 + 9 कितना होगा 19, और ऊपर 1999 क्यों लिया, मैंने आपको क्या कहा, न्यूमरेटर को क्या करना है, कम से कम। चाहे तो मैं 111 भी ले सकता था, बट 111 लेता तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती, तीनों को ऐड करता 111/3, लीस्ट तो नहीं रहता रेशियो, इसलिए मैंने ऐसे डिजिट सिलेक्ट किए कि नीचे भी मैक्सिमम आना चाहिए। तो 1999/19 करोगे तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, लीस्ट आ रहा है, ऊपर वाले से रेशियो कम आ रहा है। अब 1 - 9 कितना होगा मेरे पास, 8। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम मूड में छोड़ने लायक था, क्योंकि एग्जाम में इतना चीज नहीं समझेगा आपको। अगेन दिस क्वेश्चन मैंने भी ड्रॉप किया था ये वाला क्वेश्चन, बट आपको बता रहा हूँ सोचना कैसे है। सोचना बस इसी कंसेप्ट पे था कि ऊपर वाली वैल्यू जितनी कम रहेगी ना, रेशियो उतना कम होते जाएगा। जैसे आप एक टाइम तो या 10 को 1 से डिवाइड करो, क्या होगा 10, फिर 10 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 5। जैसे आपने न्यूमरेटर बड़ा किया, डिनोमिनेटर बड़ा किया, रेशियो कम होने लग गया। अगेन 10/3 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को बड़ा कर रहे हो, न्यूमरेटर वैल्यू क्या हो रही है, कम होते जा रही है। या तो डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो या फिर न्यूमरेटर को कम कर दो। यही केस में हमने यही किया है, न्यूमरेटर को क्या कर दिया है, कम। 999 का मैंने क्या ले लिया, 199। अब चाहते तो मैं 111 भी ले सकता था, बट 1 + 1 + 1 कितना हो जाता, 3। अगेन ये कुछ 30 के अराउंड आंसर आता मेरा, 30 35, रेशियो कम नहीं रहता। इसलिए मैंने क्या किया, एक डिजिट को कम ले लिया और बाकी दोनों को क्या ले लिया, मैक्सिमम, क्योंकि रेशियो भी यहाँ कम नहीं होना चाहिए था मेरे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन लीव करने वाला था, बहुत टफ कैटेगरी में डाल सकते हो आप इसको। ये हो गया हमारा। अब मान लो ये क्वेश्चन है, आपको क्या बोला है, 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर P, Q, R, S, T आर इवन। 5 नंबर दिए P, Q, R, S, T, इसमें से 3 क्या है, इवन है, और 2 क्या है मेरे पास, ऑड। ये दे रखा है आपको। अब आपको पूछा है कि एक कंडीशन दी और लिखा है डेफिनेटली ऑड। डेफिनेटली ऑड का मतलब है हर केस में ऑड होगा, ठीक है, या हर केस में इवन होगा। आपको एक ही केस वेरीफाई करना है। अगर एक केस में वेरीफाई हो गया और गलत निकल गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। वेरीफाई करके देख लेते हैं। मान लो P, Q, R तीनों को मैंने इवन ले लिया, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ P + Q + R - S + T, ऐसा लिख सकता हूँ। S को मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अब अगर तीनों के तीनों इवन है, 3 इवन को ऐड करोगे, एंडिंग में रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। कभी भी इवन को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा इवन, और ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, ऑड। 2 ऑड को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इवन। यस, तो इवन माइनस इवन हमेशा क्या होगा, इवन। पहला केस तो ये था जब इन तीनों को मैंने इवन कंसीडर किया। अब मान लो मैंने एक को इवन कंसीडर किया, 2 ऑड यहीं पे कंसीडर कर लिए, ठीक है।
मुझे पता है दो ऑड ऐड होके क्या होंगे, वापस इवन होगा, और इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन माइनस इवन, अगेन इवन हो जाएगा इस केस में। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, एक इवन यहाँ रखता हूँ, एक और इवन यहाँ रखता हूँ, और एक और यहाँ रखता हूँ, मतलब इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड। और यहाँ पे भी क्या है, एक इवन है और एक ऑड है, इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड। तो ऑड माइनस ऑड क्या होगा, इवन। तीनों केस में वेरीफाई हो गया, डेफिनेटली इवन है, तो पहला मेरा हमेशा क्या है, राइट है। अब सेकंड वाला वेरीफाई करते हैं। पहला तो हमने क्या देख लिया, राइट है। अब सेकंड वाला वेरीफाई करो, आपको सेकंड वाले में क्या लिखा है, लो P प्लस R माइनस S प्लस Q प्लस T, ऐसा लिखा हुआ है। अब मान लो कुछ भी ले लूँ मैं यहाँ पे, ऑड लूँ इवन लूँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, इवन ही होगा। यहाँ अंदर में कुछ भी आए, अगर ऑड आए इवन आए, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, हर केस में इवन होगा। अब पहला केस में मानता हूँ तीनों के तीनों इवन है, और बाहर मानता हूँ दोनों के दोनों क्या है, ऑड। तो ये क्या कह रहा है, हाँ ये क्या कह रहा है, इवन सॉरी इवन प्लस ऑड क्या होगा, इवन। तो इवन प्लस इवन क्या होगा, डेफिनेटली इवन होगा, बट यहाँ लिखा क्या हुआ है, ऑड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हुआ समझा, मान लो मैंने तीनों के तीनों को क्या रख दिया, इवन, और इवन इंटू 2 कभी भी करूंगा क्या होगा, इवन ही होगा, बट बाहर वाले मेरे दोनों क्या थे, ऑड। ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन। तो इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन, बट यहाँ क्या लिखा है, डेफिनेटली ऑड। तो मेरा पहला राइट है, दूसरा रॉन्ग है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। ठीक है, मैंने दूसरे वाले में एक ही केस क्यों वेरीफाई किया, मैंने आपको क्या कहा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, डेफिनेटली, मतलब हर केस में ऑड आएगा ही आएगा, बट हमारा एक ही केस में फेल हो गया। द मोमेंट एक केस में फेल हो गया, आप स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क कर दोगे। कब आप चेक करते पता है, जब यहाँ लिखा होता कैन बी, कैन बी मतलब पॉसिबल है, तो हाँ ठीक है ना, जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कैन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे है। देखो यहाँ लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होता है, खुद से डिविजिबल हो। पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 1, नॉर कंपोजिट। पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2, वेरी गुड। और 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, 41, नेक्स्ट, 43, नेक्स्ट, 47 नहीं होगा, नेक्स्ट, 51 कैसे होगा, 17 3 51, 53, नेक्स्ट, 57 भी नहीं होगा, 19 3 57, 59 होगा नेक्स्ट। अब ऐसा रेशियो नंबर बना सकते हो प्राइम नंबर का, ये क्यों करवा रहा हूँ, इस बेसिस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा 59 के बाद, सर 61 कहाँ गया, नेक्स्ट 67, ओके, नेक्स्ट 71, नेक्स्ट 79 में क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट 83, हाँ, नेक्स्ट 87, 29 3 87 होता है।
91, 89 को भूल गए सब। और 91 कैसे होगा? 13 7 ज़ा 91। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट वाले में ही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। नेक्स्ट वाला बताओ बस। 31 3 ज़ा 93। यस 97। एक नोट लिख लो अपने कॉपी में। देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 मतलब 15। देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 के बीच में। देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 एंड 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। अब आप देख लो 89 के बाद क्या है आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर? 97। एक सेकेंड के लिए बस यहां रुको और ये क्वेश्चन देखो। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नंबर देखो बस। पहला क्या है? 17। 17 क्या होता है? प्राइम नंबर। 37 क्या होता है? प्राइम नंबर। 47 क्या होता है? प्राइम नंबर। 97 क्या होता है? प्राइम नंबर। अब आप सोचोगे सर प्राइम नंबर कैसे हिट हुआ? जहां इतने सारे भर भर के 7 लिख देना, समझ जाना प्राइम नंबर की सीरीज है। ठीक है, 31 भी प्राइम नंबर है, 41 भी है, 53 भी है, 67 भी है। इस सब में सिर्फ एक 91 है, देख रहे हो यहाँ पे, जो प्राइम नंबर नहीं है। द मोमेंट आप 91 को अलग करोगे इसमें से, ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा? यही वाला सीरीज। आंसर हो जाएगा ये। 91 को छोड़ के जितने भी नंबर मेंशन है ना, वो सब क्या है? प्राइम नंबर। तो एक लाइन लिखो, देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर बिटवीन 90 to 100। 90 से लेके 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर है, और वो कौन सा है? 97। एक क्वेश्चन तो ये हो गया प्राइम नंबर से, एक और क्वेश्चन हो जाएगा प्राइम नंबर से। ये वाला क्वेश्चन यहीं पे हमने छोड़ा था। पूछ रहा है कि एक कंडीशन कंसीडर करो जहां पे एक नंबर क्या दे रखा है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है मेरा? P। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? C। उसने ऐसा दे रखा है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब कंपोजिट हो जाएगा। जैसे 4 मेरा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अब आपको बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए कि P + C अपॉन P - C कैन बी इवन। कैन बी इवन वेरीफाई करने के लिए मान लो मैं अगर प्राइम पकड़ता हूं P को 2 और कंपोजिट में क्या पकड़ सकता हूं? C को 4, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन -2, यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -3। वेरीफाई नहीं हुआ इस केस में। बट अगर मान लो मैंने प्राइम नंबर पकड़ लिया 2 और कंपोजिट नंबर क्या पकड़ लिया? 9 पकड़ लिया मान लो इस केस में, और 2 + 9 कुछ होगा क्या? नहीं, 2 इवन ही पकड़ते ना, उस केस में बेटर होगा। प्राइम नंबर मैंने पकड़ लिया 3 और कंपोजिट नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 9। 3 + 9 अपॉन 3 - 9, यही लिखा हुआ है वहाँ पे, P + C अपॉन P - C। 3 + 9 कितना होता है? 12 अपॉन -6 -2। 2 मेरा क्या होता है? इवन, तो ये वेरीफाइबल है, वेरीफाई इवन हो सकता है। सेकेंड कंडीशन पकड़ो, 2P + C कैन बी ऑड। अब मैंने प्राइम क्या लिया था? 3 और कंपोजिट क्या लिखा था? 9। 6 + 9 मेरा कितना होता है? 15 कैन बी ऑड। 15 ऑड है मेरा, ये भी वेरीफाइबल है। और P × C कैन बी ऑड। 3 × 9 मेरा कितना होता है? 27, ये भी ऑड है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों राइट है। 1 2 3 डी आ जाएगा इस केस में। तीनों के तीनों वेरीफाई कर लिए हमने। जहां मैंने प्राइम को क्या पकड़ा था? 3 और कंपोजिट को क्या पकड़ा था? 9। 9 क्यों पकड़ा था? 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो कंपोजिट भी है, तो तीनों केस मेरी वेरीफाई हो गए।
ये क्वेश्चन भी डन है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पुराने वाले की तरह है ये, थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ABC क्या है आपके पास, 3 डिजिट नंबर, और उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो D के साथ तो क्या मिल जाता है 37DD, वेयर ABC एंड D क्या है आपके पास, डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट दे रखे, ABCD अलग अलग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। अब मैं आपको अगर कह रहा हूं कि ABC को अगर मैंने D से मल्टीप्लाई किया तो 37DD आ रहा है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। अब इतना तो समझ पा रहे हो कि ABC को, मान लो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ABC जो है मेरा वो 900 समथिंग होगा। 900 क्यों होगा, क्योंकि 900 को 4 से करेंगे तभी 3600 आता है। 900 से नंबर ऊपर है, क्यों, क्योंकि 900 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएगा। 9 4 36 होता है उसी केस में। तो मुझे ये पता है ये 900 समथिंग है, इंटू 4 करूँगा तो ये 3744 आ जाएगा, क्योंकि D जो मेरा वो डबल D एंड में दे रहा है। मैंने D की जगह क्या कर दिया, 4 रख दिया। क्यों 4 रखा, क्योंकि मेरे को पता है 9 4 कितना होता है 36। और ये भी मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ दे रखा है 37DD, 3600 के ऊपर है। 3600 लाने के लिए इसको 999 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 900 समथिंग से। और 900 भी मैंने क्यों कंसीडर किया, ये नंबर जो है मेरा 3 डिजिट नंबर जो है वो मैक्सिमम कब होता है 900 के अबाव, इसीलिए मैंने कंसीडर किया कुछ नंबर है मेरा 9BC। B और C क्या है मुझे नहीं पता, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 4 से। तो ये आंसर क्या आ गया 3744। अब वेरीफाई कर लो 3744 कब आएगा, B और C की वैल्यू क्या रखेंगे, जब आप 144 कब आता है, जब 36 इंटू 4 करेंगे। 36 4 का कितना होता है 144, तो ये हो जाएगा 936 इंटू 4 इज इक्वल टू 3744। अब 9 प्लस 3 कितना होता है मेरा 12, 12 प्लस 6 कितना होता है 18। यही पूछा था A प्लस B प्लस C कितना होता है। A मेरा क्या था 9, B मेरा कितना था 3, C मेरा क्या था 6। अब आप बोलोगे सर पेपर में हमको कैसे समझेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना था। उसके लिए आपको इस नंबर को गौर से देखना पड़ेगा, 37DD है, और उसके बाद भी अगर नहीं समझता है तो क्वेश्चन छोड़ दो। हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं होता है। CSAT में आपको मार्क्स कितने चाहिए 66, मान लो 70 80 भी चाहिए इनकेस, तो स्टिल आप अगर 80 मार्क्स भी चाहिए CSAT में तो आप आराम से मैथ्स के 20 से 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हो एनी टाइम, क्योंकि 20 क्वेश्चन भी छोड़ोगे तो 40 मार्क का ही नुकसान होगा, 40 to 50। स्टिल आपके पास 150 मार्क्स है, 150 में से 70 लेके आने आपको, ठीक है। स्टिल उसके बाद भी आधे राइट होंगे, स्टिल आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैथ्स अगर इतना टफ लग रहा है, ये वाला 23 वाले में जज मत करो खुद को। 23 वाला पेपर एक ही बार आता है, ऐसा पेपर, इसके बाद ऐसा पेपर जिंदगी में नहीं आएगा। कल जब हम 2022 2021 करेंगे तो आपको लगेगा यार कितना आसान पेपर था, क्योंकि पहले आसान ही आता था। मतलब पहले आप में से कोई अगर 1-2 दिन भी पढ़ता तो हो जाता CSAT क्लियर। 2024 में वापस ऐसा आएगा। क्यों वापस ऐसा आएगा, सिर्फ इंजीनियर लोग ही नहीं देते हैं CSAT, ठीक है, सिर्फ इंजीनियर लोग ही UPSC नहीं देते। आपको भी पता होगा इस बार अनफेयर CSAT का कैंपेन रन हुआ था, अगर आपको पता होगा तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था UPSC को। तो नेक्स्ट टाइम वो लोग भी इंश्योर करेंगे कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग देते हैं। ये वाला जो पेपर था ना, ये वही लोग कर सकते हैं, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो फॉर मी इट वॉज अ वेरी इजी पेपर, क्योंकि हम लोग को मैथ्स होता है। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज से बैकग्राउंड रखते हैं, कॉमर्स से रखते हैं, यार उनको कहाँ ये सब कराओगे आप, ठीक है, दिमागी काम नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा पेपर वापस नहीं बनने वाला है, तो डोंट वरी। अब ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है यहाँ पे, और ये जो मैं बताऊंगा ना इस कंसेप्ट को लिख लेना, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे एक ही साल में 2 क्वेश्चन आए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आया हुआ है। आपको उसने बोला है कोई भी वैल्यू के लिए XYZ, अगर हम XYZ की कोई भी वैल्यू लूँ तो 6 डिजिट नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा XYZ। वो पूछ रहा है किससे डिविजिबल है। मान लो आप लोग XYZ की कोई वैल्यू बताओ, 1 2 3 ले, XYZ 1 2 3 ले, तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 1 2 3 ऐसा लिख सकता हूँ, 1 2 3 1 2 3 लिख सकता हूँ। या फिर आप मान लो एक और केस कंसिडर करते हैं 2 3 4 2 3 4, 3 डिजिट नंबर कंसिडर कर लेते हैं। अब आप 1 2 3 1 2 3 को क्या लिखोगे 1,23,000
प्लस 123, ऐसा लिख सकते हो। 1,23,000 प्लस 123 लिख सकते हो इसको। अब आप 123 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, 1000 प्लस 1 कॉमन ले लूँगा 123 को अगर मैं, तो ये बचेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 123 इंटू 1001, ऐसा कुछ आएगा। 1000 प्लस 1 कितना होता है, 1001। अब एक चीज़ नोट बना के लिख लो, अगेन 1001 क्या है, स्पेशल नंबर है, क्योंकि ये 7 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है और 13 से भी डिवाइड होता है। अब ये चीज़ कैसे समझा, 2018, 19, 20 हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार उन्होंने इसी नंबर पे फोकस किया है 1001। 1001 एक यूनिक नंबर है जो तीनों प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है ऊपर से ये, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। लिख लो, द नंबर 1001 इज यूनिक as it is divisible by 3 consecutive prime numbers like 7, 11 and 13। वेरीफाई भी कर लेना, एक 1001 को डिवाइड करके देखोगे तो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी और 13 से भी। अब मान लो आप अगर नंबर 234 लेते, इसको भी क्या लिखते, 2,34,000 ऐसा लिखते कुछ, और प्लस क्या लिखते 234 ऐड करोगे 2,34,000 में तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। अब मान लो अगेन आप 234 को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ये 1000, इससे अगर कॉमन ले लोगे और नीचे से कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 234 इंटू 1001। कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट का हो ना, XYZ, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। अगर वो नंबर इस फॉर्मेट का हो, XYZ, कोई भी नंबर ले लो, अगर आप 975 ले लो, 975, तो ये भी डिविजिबल है। कंडीशन ये, पहले के 3 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम, तो वो डिविजिबल होगा 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। अब इसी टॉपिक पे जो मिला जुला क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसी साल पूछा था, एक ही साल में लगातार 2 क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। अ नंबर n, एक नंबर n है वो बनाया हमने, कैसे बनाया है, बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। आपने 9 को कितने बार लिखा है, 99 टाइम्स। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। अब मैं अगर कह रहा हूँ कि 9 को मैं 99 ऐसे, 9 को मैंने 99 टाइम्स लिखा, ऐसा कुछ नंबर होगा, 99 टाइम्स तक लिखूंगा मैं, लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई नंबर XYZ फॉर्म का है तो किससे डिवाइड होगा, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। तो चेक कर लो, XYZ, हर 6 डिजिट को मैं XYZ फॉर्म में लिख सकता हूँ। पहले के 3 डिजिट भी क्या है, सेम है, और लास्ट के 3 डिजिट भी सेम है। तो 6 को कब तक चलाऊंगा मैं, 96 तक, 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो 99 में से 96 तो माइनस हो जाएगा, 6 के अगर पेयर बनाऊंगा तो, क्योंकि 16 6 कितना होता है 96। लास्ट में मेरे पास कितना बचेगा, 3, क्योंकि कितने बार लिखा था मैंने, 99 टाइम्स लिखा था। मैं 6 के पेयर बना लेता हूं, तो अगर मैं 6 काउंट करते जाऊंगा तो ये सब 13 से डिविजिबल होते जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास एंडिंग में, 999, क्योंकि मैंने 99 टाइम्स लिखा था और मुझे पता है हर 6 डिजिट का जो पेयर होता है वो किससे डिविजिबल है, 13 से। तो 16 6 96 को 99 से माइनस करोगे तो 999 बचेगा। अब बेटर है ना यार, 999 को डिवाइड कर लो 13 से, जैसा हम स्कूल में करते थे। 13 6 कितना होता है, 78, और 13 7 91, माइनस कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, 89। अब वापस 13 6 कितना होता है, 78, माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 11। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13, आंसर आ गया 11। वही कंसेप्ट पे बेस था, बस आपको ये समझ में आना चाहिए था, XYZ के पेयर बना के 6 में काट सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है वो तो 13 से ऑलरेडी डिविजिबल है। अभी आपने नोट्स में लिखा है कि कोई भी अगर ऐसा नंबर हो जो XYZ फॉर्म का हो, वो 13 से हमेशा डिविजिबल रहेगा। तो मैंने आपको क्या कहा, कुछ लोग को पुराना वाला मेरा स्टेप नहीं समझा होगा, मैं ऐसा कह रहा था आपको,
अगर मान लो मैं 99999999 ऐसा लिखते जाऊँ ना, मान लो ऐसा मैंने लिखते 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 999 ऐसा बचा मैं, ठीक है। अब आपको पता है पहले के जो 6 9 है ये 13 से डिविजिबल है, XYZ, फिर अगले 6 जो 9 है ये भी किससे डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। ऐसे 6 के पेयर बनाओगे तो कब तक बना सकते हो आप पता है, 96 तक, क्योंकि 16 6 96, 16 का मल्टीपल आ जाता है 6 का, बचेगा एंड में आपके पास 3 9। इसी 3 9 को 13 से वहाँ डिवाइड कर लिया तो बचा मेरे पास कितना रिमाइंडर, 11 क्या आ गया आपका आंसर। यही था वो क्वेश्चन, ये कर ही लिया था हमने P+Q × R+S। मैंने आपको बताया जब दो नंबर मैक्सिमम होते हैं या सेम रहते हैं तभी उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। 27 भी हो गया, ये भी कर लिया था मैंने आपको बताया था 1 1 1 1 1 9 टाइम मल्टीप्लाई किया था, आंसर क्या रहा था 81, हमने ऐड किया था। तो अब यहाँ से ना हम लोग कल करते हैं, आगे वाला पार्ट थोड़ा ईजी है, जितने टफ क्वेश्चन थे ऊपर ही थे, नीचे वाले पूरे ईजी है, ठीक है।